शार्पर मेरे मामलात में उलझा हुआ था क्योंकि मैं उसका पहला और आखिरी दुश्मन था। इसके अलावा इसराइली हुकाम से दोस्ती बढ़ती जा रही थी। उनका एतमाद कायम रखने के लिए वो उनके काम आता रहा था। फिर ट्रांसफार्मर मशीन को हासिल करने के लिए दुनिया की तमाम खतरनाक तंजीमें जैसे सर पर कफन बांध कर निकल पड़ी थीं। ऐसे में उस पर इश्क का भूत सवार हो गया। वो मरीना को अपने दिल और दिमाग से झटकना चाहता था, लेकिन नाकाम हो जाता। जब भी ख्याल ख्वानी से थक हार कर पुरसुकून होकर लेटना चाहता, बिल्कुल तन्हा रहना चाहता, तो मरीना उसके ख्यालों में आ जाती। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ रहा था। ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लेता था कि वो दूसरे दिन सुबह से शाम तक कहाँ वक्त गुजारेगी, और जहां वो जाती थी उससे पहले पहुंच जाता। मरीना उसे देखकर हैरान रह जाती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे यूं लगता जैसे कुदरत आप ही आप इस अजनबी को उससे मिलाने के लिए हर मुकाम पर सामने ले आती है। अभी वो ख्याल ख्वानी के चक्रों से वाकिफ नहीं थी। बेख्तियार उसे मुतासिर होती जा रही थी। पहली बार उसने दिल के हाथों मजबूर होकर खुद ही उसे मुखातिब किया, मिस्टर कॉर्नील, मुझे मालूम है आप बहुत ही खुश्क मिजाज हैं, लेकिन दिल में चोर छुपा हो तो आंखों से जाहिर हो जाता है। आप मुझे चोर नजरों से देखती हैं। वो सटपटाकर रह गया क्योंकि दिल में चोर था। उसने सोचा शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। मोरीना हंसने लगी, फिर बोली, आखिर ऐसी भी क्या बेनियाजी, किसी से कतराना, नजरें चुराना औरतों को अच्छा लगता है, आप तो मर्द हैं। वो हंसने लगा। फिर वो रफ्ता रफ्ता बेतकल्लुफी से बातें करने लगी। दूसरी मुलाकात में शार्पर ने उसके हाथ को थामना चाहा। वो पीछे हटकर बोली, शायद आपने अखबारात और रसायल में मेरा बयान नहीं पढ़ा है। मैं सिर्फ उसी को लाइफ पार्टनर बनाऊंगी, या दूसरे लफ्जों में उसके हाथ होंगी जो मुझे अजीबोगरीब और अनमोल तोहफा पेश करेगा। शार्पर ने कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, फिर हुक्म दो। इस दुनिया की कौन सी अनमोल चीज चाहती हो, वो जहां होगी मैं तुम्हारे सामने लाकर पेश कर दूंगा। ऐसा दावा न करो। क्या तुम मुझे हासिल करने के लिए ताजमहल को हिंदुस्तान से उठाकर यहां ला सकते हो? वह झींप कर मुस्कुराते हुए बोला, यह नामुमकिन सी बात है। ऐसी अनमोल चीज तलब करो जो इंसान की दस्तरस में हो सकती है। मैं कुछ नहीं जानती। मेरा आइडियल मेरे सामने कोई ऐसी चीज पेश करे, कोई ऐसा तोहफा दे कि मैं उसके कदमों में झुक जाऊं, उसके सामने जमीन बनकर उसे आसमान की तरह ओढ़ लूं। तुम ऐसा करो, इस दुनिया की मशहूर तरीन इंसाइक्लोपीडिया का मुतालिया करो और ये नोट करती जाओ कि उसमें कितनी अजीबोगरीब और अनमोल चीज़ों का जिक्र किया गया है। अगर वो चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं तो मैं इन सबको तुम्हारे कदमों में लाकर डाल सकता हूँ। मोरीना ने हैरानी से कहा, तुम बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। क्या मैं बहुत बड़ा मुतालबा करूं? ज़रूर करो। अगर तुम्हारे मुतालबे से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ इस दुनिया में मौजूद है तो मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। वो एकदम से बौखला गया। वो उसकी महबूबा थी और उसके रकीब को चाहती थी। उसने मोरीना की तरफ से मुंह फेर लिया। उसे दूर जाकर अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। वो रकाबत की आग में झुलस रहा था। अपने आप को समझा रहा था सब्र करना चाहिए। अगर ये मेरे दुश्मन को चाहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इसे दूसरे अंदाज में ट्रैप कर सकता हूँ। ये सोचते उसने पलट कर एक कहका लगाया। मोरीना ने हैरानी से पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारे सामने फरहाद अली तैमूर खड़ा है तो क्या तुम यकीन करोगी? उसने सर से पांव तक देखा, फिर बेयकीनी से कहा, मैं भला कैसे यकीन कर सकती हूँ? तुम जॉर्ज कार्नील हो। मैं तुम्हें दीवानगी की हद तक चाहता हूँ। जॉर्ज कार्नील से फरहाद बन सकता हूँ। यकीन ना हो तो आजमा लो। अगर तुम फरहाद हो तो मेरे दिमाग की बातें पढ़ सकते हो। अच्छा बताओ मैं क्या सोच रही हूँ? फिर वो सोचने लगी, फरहाद तुम एक ऐसा किरदार हो जो ख्वाबों और ख्यालों में देखा जा सकता है, हकीकी दुनिया में यह मुमकिन नहीं। शार्पर ने उसकी सोच पढ़ने के बाद वही बातें दोहराई। वो हैरान रह गई। उसने कहा, हैरान क्यों होती हो? जिस कदर आजमाना चाहो आजमाओ, जो सोचती रहोगी वही बयान करता रहूंगा। अच्छी बात है, अब बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। उसने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी। चंद लम्हों के बाद शार्पर ने आगे बढ़कर उसे दोनों बाजुओं से थामकर कहा, तुम सोच रही हो अगर मैं फरहाद हूं तो तुम्हें अपनी धड़कनों से लगा लूं। तुम शायद मेरी जुबान नहीं समझ रही हो, शायद धड़कनों की जुबान समझ सको। ये कहते हुए उसने मेरे हिस्से का माल समेट लिया। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो किस तरह मेरे नाम से फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन मोरीना भी कुछ कम चालाक नहीं थी। थोड़ी देर तक उसकी धड़कनों से लगी रही। जब उसने मोहब्बत में पेशकदमी शुरू की तो यक बारगी अलग होकर बोली, फरहाद तुम भूल रहे हो, मेरी एक शर्त है। मुझे याद है, मैं इस दुनिया की कोई ना कोई अजीबोगरीब और अनमोल चीज़ तुम्हें तोहफे के तौर पर पेश करूंगा। अब मैं बताऊंगी तुम क्या पेश कर सकते हो। जल्दी बताओ, मुझसे करीब होकर दूर हो रही हो, मुझसे रहा नहीं जाता, प्लीज़ टेल मी। वो एक अदाए ना से चलती हुई कुछ दूर हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे शुबह है तुम फरहाद नहीं हो। वो गड़बड़ा गया, फिर जल्दी से संभल कर बोला, ये क्या कह रही हो? मैं फिर साबित करूंगा। अगर ख्याल ख्वानी कर सकती हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दिमाग में पहुंच कर मालूम कर दो। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे सामने अपने आप को भूल जाता हूँ। भला ख्याल ख्वानी कैसे याद रहती? लो अब मालूम कर रहा हूँ। वो एक दरख्त से टेक लगाए, सर उठाए, दूर उड़ते हुए परिंदों को देख रही थी। फरहाद मैं परवाज़ करना चाहती हूँ, ऐसी परवाज़ के एक जगह रहूँ और सारी दुनिया घूमाऊँ।
शार्पर ने करीब आते हुए कहा, ऐसी परवास तो सिर्फ ख्याल ख्वानी की होती है। वो आंखें बंद करते हुए बोली, सुना है मर्द बड़े हरजाई और फरेबी होते हैं। औरत मोहब्बत में अक्सर धोखा खा जाती है। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में जो मर्द आए मैं उसकी अच्छी और बुरी आदतों से पूरी तरह वाकिफ रहूं। मैं अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दूं तो वो भी मुझसे कुछ ना छुपाए, हत्ता कि मैं उसके चोर ख्यालात भी पढ़ लिया करूं। बेशक तुम एक अनमोल और अजीबोगरीब तोहफा मांग रही हो, लेकिन यह किसी के बस में नहीं होता। एक टेलीपैथी जानने वाला दूसरे को ये इल्म नहीं सिखा सकता। तुम बातें बना रहे हो, साफ क्यों नहीं कहते सिखाना नहीं चाहते? तुम यकीन करो मैं सच कह रहा हूं, तुम झूठ कह रहे हो। क्या तुमने रसवंती को टेलीपैथी नहीं सिखाई? क्या शीबा ने तुमसे ये इल्म नहीं सीखा? शार्पर ने हंसते हुए कहा, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। रसवंती और शीबा ने अपनी अपनी मेहनत से सीखा और इसमें बरसों लग गई हैं। मैं नहीं मानती। तुम जैसे अपनी महबूबा या बीवी बनाते हो उसे जरूर टेलीपैथी सिखाते हो। मैंने तो यही सुना है। तुम्हारी मालूमात नाकिस हैं। तुम मेरी साथी औरतों के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती हो। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मुझसे झगड़ा न करो, मेरी बात का यकीन करो। तुम कहते हो रसवंती और शीबा ने बरसों की मेहनत के बाद ये इल्म सीखा है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? वो बातें करते हुए कार की तरफ आने लगे। शार्पर ने कहा, मैं सिखा सकता हूं। इसका इन्हसार सीखने वाले पर है। अगर तुम मुस्तकिल मिजाज और मजबूत कुव्वत इरादे की मालिक हो तो शायद सीख लोगी। वो अगली सीट पर बैठते हुए बोली, मेरा कोई भी इरादा कमजोर नहीं होता, मुझे बताओ क्या करना होगा। शार्पर ने स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें दुनिया वालों से आर्जी तौर पर ताल्लुक खत्म करना होगा। सिर्फ मेरे साथ रहोगी और मेरी हदायत पर अमल करती रहोगी, मुझे मंजूर है। क्या तुम अपने वालिदैन को छोड़कर मेरे साथ रह सकोगी? वो हंसते हुए बोली, एक जवान लड़की जब बेइंतहा दौलत हासिल कर रही हो, कीमती हीरे जवाहरात तोहफे के तौर पर कबूल कर लेती हो, और जिसके लाखों चाहने वाले हों, वो वालिदैन या किसी सरपरस्त की पाबंद नहीं रहती। शार्पर ने तायद में सारी लाकर कहा, मैं तुम्हें ऐसी खुफिया जगह रखूंगा जहां से मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकला करोगी। जब तक टेलीपैथी का इल्म ना सीख लो तब तक किसी अजनबी मर्द या औरत से बात नहीं करोगी। मैं ये इल्म सीखने के लिए सख्त पाबंदियां भी बर्दाश्त कर लूंगी। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने पूछा, तुम्हें फरहाद से ज्यादा दिलचस्पी है या टेलीपैथी से? मैं साफ और सीधी बात करती हूँ, अपनी जिंदगी में आने वाले किसी भी मर्द को अच्छी तरह समझना चाहती हूँ, लिहाजा टेलीपैथी का इल्म मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है। अगर मैं ये कहूँ कि फरहाद नहीं कोई और हूं तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फरहाद हरजाई और बेवफा है और तुम नहीं हो तो मेरे लिए काबिल कबूल हो। मैं तो अपनी जिंदगी में आने वाले मर्द को अच्छी तरह समझना चाहती हूँ, इसके बाद ही किसी को अपना सकती हूँ। इसका मतलब है तुम बरसों तक इल्म हासिल करती रहोगी, मैं बरसों तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त कर नहीं होगा। एक बहुत ही दौलतमंद शख्स जनूबी अमेरिका का एक छोटा जजीरा मेरे नाम लिखकर देना चाहता है। तुम ये बताओ, जब तक वो जजीरा मेरे नाम लिखा ना जाए क्या मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं? क्या ये दानिशमंदी होगी? पहले तुम्हारे नाम कागजात मुकम्मल होने चाहिए। दस्तूर यही है, हर औरत अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। जब तक वो जजीरा मेरे नाम नहीं होगा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इसी तरह जब तक टेलीपैथी का इल्म मेरे नाम नहीं होगा, मेरे दिमाग में नहीं समाएगा, उस वक्त तक मैं खुद को तुम्हारे हवाले किस तरह कर सकती हूँ? जो बात तुम अभी तस्लीम कर चुके हो, क्या उसके बरक्स बोलना पसंद करोगे? शार्पर को चुप लग गई। औरत जात से नफरत करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। उससे नफरत करते हुए जिंदगी गुजारने के दौरान हुस्न को समझ नहीं पाते। जब कोई औरत अचानक उनकी जिंदगी में दाखिल होती है तो वो हक्का बक्का से रह जाती हैं, जैसे कोई अनहोनी बात हो रही हो। ऐसे में वो हैरान हैरान से दीदे फाड़े उसे देखते रह जाती हैं। समझ में नहीं आता इस औरत को कहाँ से देखना शुरू करें और कहाँ तक देखते जाएं। एक अरसे बाद यह समझ में आता है कि इसे जहां तक देखते चले जाएं वो खत्म नहीं होती। इसके बाद भी बहुत कुछ देखने और समझने के लिए रह जाता है। शार्पर का यही हाल था। मोरीना उसके लिए तिलिस्मे होशरुबा बन गई थी। वो उसे अपनी रिहाइशगाह में ले आया। वहां रहने, खाने पीने और इंडोर गेम्स के जरिए दिल बहलाने का तमाम सामान मौजूद था। मुलाजमीन में उसे वहां सिर्फ एक हबशी गुलाम नजर आया जो शार्पर का बॉडीगार्ड था। वैसा कद्दे आवर था कि उसे देखने के लिए मोरीना को सर उठाना पड़ता। पहाड़ जैसा जिस्म था। वो इसके सख्त बाजू को छूते हुए बोली, क्या वाकई ये गोश्त पोस्त का इंसान है? हबशी गुलाम मुस्कुरा कर रह गया। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी आवाज में दबी दबी सी घन गर्ज का एहसास होता। वो आवाज दिल में आकर लगती। शार्पर को चंद दिनों में ही पता चल गया कि मोरीना उससे मुतासिर हो रही है। वो गुलाम घाना के एक शहर कमाशी से आया था। पिछले 1 बरस से शार्पर का खिदमत गुजार था। उसका नाम अहमद अल बाकी था। शार्पर उसे गुलाम बाकी के नाम से बुलाता था। उसने एक रात उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, गुलाम बाकी, मैं तुम्हारा कैसा आका हूं? आप मेहरबान हैं, मुझ पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। मेरी इस खुफिया रिहाइशगाह का इल्म सिर्फ तुम्हें है, मगर तुम मेरे मुतल्लिक सब कुछ नहीं जानते हो। गुलाम सिर्फ अपनी खिदमत गुजारी से काम रखता है। मैं यही चाहता हूँ, मोरीना से दूर रहा करो। कम से कम गुफ्तगू करो। वो अपने बेडरूम में तन्हा हो तो अंदर न जाया करो। बाहरी से हुक्म सुनकर तामील क्या करो, जो हुक्म मेरे आका।
और ये बात अच्छी तरह याद रखो, मैं दिल और दिमाग की बातें मालूम कर लेता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम उसे चोर नज़रों से देखते हो। वो परेशान होकर बोला, मेरे आका, मैं मजबूर हूँ। वो जाने कैसी कशिश रखती है, ख्वामखा देखने को दिल चाहता है। हालांकि मैं अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ तुम मेरे वफादार हो, मेरी औरत पर बुरी नज़र नहीं डालोगे। तुम्हारा दिल और दिमाग बहकता है, तुम इसे काबू में रखने की कोशिश करते हो और ये कोशिश जारी रहना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे कदम बहकेंगे वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो सर झुकाकर चला गया। शार्पर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उठकर उस कमरे की तरफ गया जो मोरीना के लिए मखसूस था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए देखा, वो बिस्तर पर पालती मारे बैठी हुई थी। उससे कुछ फासले पर मोमबत्ती रोशन थी जिसकी लौ को तक रही थी। शार्पर ने कभी इन मरहलों से गुजरकर टेलीपैथी का इल्म नहीं सीखा था, लेकिन मोरीना को समझाने के लिए उससे ये अमल करवा रहा था और ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे कब तक बहलाता रहेगा। वो फैसला सुना चुकी थी, जब तक ये इल्म हासिल नहीं करेगी और उसके ख्यालात पढ़कर उसके अंदर अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन नहीं करेगी, उस वक्त तक उसे नहीं अपनाएगा और ना ही उसे हाथ लगाने का मौका देगी। जबकि वो एक ही घर की चार दीवारी में रहती थी, दिन रात हुस्न के जलवे लुटाती रहती थी। उसने खुद ही उसे अपने घर लाकर अपने तड़पने का सामान पैदा कर लिया। उसके जलवे और उसकी अदाएं उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त होती जब वो सुबह सवेरे योगा की मशक करने के लिए खुले लॉन में आती और मशकें करती। इस तरह हुस्न शबाब कई जावियों से आंखों को चकाचौंध करता रहता। इस पर गजब यह कि वह स्विमिंग पूल में नहाने के लिए बुलंदी से छलांगे लगाती, साफ और शफाफ पानी में किसी जलपरी की तरह तैरती हुई दिखाई देती। शार्पर का दिल धड़क धड़क कर सोचता, अब नहीं देखेगा, उसे अब नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो बीमार पड़ जाएगा। वह मुस्तकिल मिजाज था, अच्छी खासी कुव्वत इरादी का मालिक। सिर्फ मोरीना का मसला होता तो उसे एक अरसे तक बर्दाश्त करता रहता, लेकिन बहुत से मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला मैं था। मेरी साथी औरतें थीं जिनके आगे उसका बोलबाला नहीं हो सकता था। हर लम्हा यह फिक्र लाहिक रहती, कहीं किसी जरिए से मैं उसके दिमाग में न पहुंच जाऊं। ऐसे वक्त वो अपने भाई आर्मर को कोसता, दिल ही दिल में गालियां देता। जिन दिनों में जेरे जमीन मसनूई जन्नत में आर्मर और उसके बहन भाइयों का कैदी बना हुआ था, और जहां उन्होंने मेरे दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें अपने दिमागों में मुंतकिल कराई थीं, उस वक्त शार्पर ने फैसला सुनाया था कि फरहाद को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन आर्मर ने एतराज़ किया। रोजीना और हार्पर ने भी भाई आर्मर की हमायत करते हुए कहा, अगर किसी हादसे या नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमारे दिमाग से टेलीपैथी का इल्म मिट जाए तो हमें फिर फरहाद की ज़रूरत पड़ेगी। अब यह हमारा इब्तदाई तजुर्बा है। पता नहीं जो टेलीपैथी का इल्म हमने अपने दिमागों में मुंतकिल किया वो कितने अरसे तक रहेगा। लिहाजा जब तक इस इल्म की पायदारी का यकीन ना हो उस वक्त तक फरहाद को जिंदा रखना चाहिए। वो मुझे जिंदा रखने पर मजबूर थे। उन्हें यकीन था कि मैं ज़ेरे ज़मीन कैद खाने से निकल नहीं सकूंगा, लेकिन सोनिया ने उनकी खुशफहमियां ख़त्म कर दी थी। आज मैं आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहा था और शार्पर पेचोताब खा रहा था कि मुझे उस वक्त हलाक क्यों ना किया गया। बहरहाल उसके सामने बड़े पेचीदा मसाइल थे। एक तरफ वो इसराइली हुकाम से दोस्ती कर रहा था, उनके काम आ रहा था। वहां भी उसे वक्त बेवक्त मसरूफ रहना पड़ता। ऐसे में वो कुछ थक जाता। जब से मोरीना उसकी ज़िंदगी में आई थी वो कुछ ज़्यादा ही थकन महसूस करने लगा। बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह हसीना उसकी हो जाए और उसकी सारी परेशानियों को भुला दे। उसमें एक अच्छी आदत थी, वो नशा नहीं करता था, शराब को हाथ नहीं लगाता था, इस डर से कि बहक जाएगा तो कभी ना कभी फरहाद के किसी साथी के हत्थे चढ़ जाएगा। मोरीना के सिलसिले में वो शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हो जाता। कभी कभी पीने को जी चाहता, तब वो घबरा कर सोचता कि मेरी तबाही का सामान हो रहा है। अगर मैंने मोरीना के नशे को ना अपनाया तो शराब में डूब जाऊंगा और तबाह हो जाऊंगा। आखिर एक रात वो मजबूर होकर मोरीना के बेडरूम के दरवाजे पर आया। दरवाज़ा बंद था। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए देखा, अंदर हल्की मौसीकी उभर रही थी और मोरीना उस मौसीकी के सुरताल के मुताबिक हौले हौले रक्स कर रही थी। एक बार उसकी माँ ने समझाया था, बेटी, जवानी दीवानी होती है और यह किसी गलत मर्द के पास पहुंचा देती है। लिहाजा जब तक सही जीवन साथी का इंतखाब ना करो उस वक्त तक किसी को अपना आइडियल ना बनाओ, किसी को अपने ख्यालों में ना आने दो। किसी साथी की ज़रूरत महसूस हो तो उसे दिमाग से झटक दो। खूब वर्जिश किया करो, बागीचे में देर तक चहलकदमी करती रहो या फिर कमरे में कोई ऑर्केस्ट्रा सुनते हुए रक्स करती रहो। इतनी देर तक रक्स करती रहो कि थक कर बिस्तर पर गिर पड़ो और तुम्हें नींद आ जाए। शार्पर ने सोचा, आज तो मेरे बाजू में थक कर सो जाओगी, आओ और मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। वह चुपचाप उसके दिमाग पर काबिज हो गया। मोरीना रक्स करते करते रुक गई, फिर दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। उसे होश नहीं था वो क्या कर रही है। उसने दरवाजे को खोल दिया। वो अंदर आते हुए उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था, उसे हदायत दे रहा था कि वह दरवाजे को अंदर से बंद कर दे। मेरी और उसकी ख्याल ख्वानी में एक बड़ा फ़र्क था, वो ये कि मैं चलते फिरते खाते पीते ख्याल ख्वानी करता था, दूसरी तरफ अपनी मामूल को मुट्ठी में रखता था और अपना काम भी करता रहता। लेकिन शार्पर एक वक्त में एक ही काम कर सकता था। किसी के दिमाग पर कब्जा जमाने के लिए कहीं जाकर बैठता तो फिर वहीं बैठा रहता, अपने वजूद को ज़्यादा हरकत नहीं दे सकता था।
जहां खड़ा होता तो खड़ा ही रह जाता, जहां बैठा रहता तो बैठा रहकर ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहता। टेलीपैथी की इब्तदा में ऐसे ही होता है। जब मैंने ख्याल ख्वानी की इब्तदा की तो जिससे रब्ता करता था उसके दिमाग में रह जाता था और जहां बैठा होता था वहीं आंखें बंद कर लेता था, खुद को बिल्कुल साकित कर देता था। जल्दी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं ऐसा करूंगा तो दुनिया वालों की नज़रों में आता जाऊंगा, लिहाजा ऐसी मश्क करना चाहिए कि चलते फिरते ख्याल ख्वानी होती रही। फिर मैंने बहुत जल्द यह सलाहियत हासिल कर ली। मेरी तरह रसवंती भी इब्तदा में एक जगह पालती मारकर बैठ जाती थी। मेरी पहली मुलाकात इसी अंदाज में हुई थी। वो आंखें बंद करके मुझे ट्रैप करना चाहती थी। मैंने चुपचाप उसके करीब पहुंचकर उसे काबू में कर लिया। बहरहाल इसी तरह शीबा ने भी इब्तदा में ख्याल ख्वानी की। रफ्ता रफ्ता वो भी हमारा अंदाज अपना चुकी थी। शारपर इब्तदाई दौर से गुजर रहा था। वो इस बात पर कादिर नहीं था कि एक तरफ किसी के दिमाग पर कब्जा जमाता और दूसरी तरफ खुद को हरकत में रख सकता। जब मोरीना ने उसके हुक्म के मुताबिक दरवाजे को बंद कर दिया तब उसने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे गिरफ्त में लेना चाहा। ऐसे वक्त मोरीना का दिमाग आज़ाद हो गया। शारपर जरा देर के लिए ख्याल ख्वानी भूल गया। वो एकदम से चौंक कर पीछे हट गई, कभी शारपर को और कभी बंद दरवाजे को देखने लगी। फिर बोली, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो आगे बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो पीछे हटते हुए बोली, अच्छा समझ गई, तुमने टेलीपैथी के जरिए मुझे गाफिल बना दिया, मुझसे ये दरवाज़ा खुलवाया और बंद करवा दिया। तुम समझते हो मैं तुम्हें इस बंद कमरे से निकाल नहीं सकूंगी? देखो जालिम ना बनो, मेरे जज्बात को समझो। मैं सोचती थी कि ख्याल ख्वानी आएगी तो अपने महबूब के चोर ख्यालात पढ़ सकूंगी, लेकिन जो मेरी ख्वाबगाह में बगैर इजाज़त आ जाए फिर उसके चोर ख्यालात पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। उसने लपक कर मोरीना का हाथ पकड़ लिया, फिर पकड़ते उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसे माइल करने लगा कि वो भी गले लग जाए। वो अपने आप में नहीं थी, बेख्तियार आगे बढ़कर करीब आने लगी, लेकिन गले लगाने की हसरत ही रह गई। शारपर के गले में एक लॉकेट होता था जो एक नन्हा सा ट्रांसमीटर था। इस ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल होने लगा। वो फौरन ही दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मोरीना आज़ाद हो गई, एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाकर दूर चली गई। वो गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए कह रहा था, क्या मुसीबत है, इस वक्त किसने याद किया है? उसने लॉकेट को 2 उंगलियों से थामकर अपने कान से लगा लिया, फिर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनने के बाद ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। एक कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली, किसी बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। मोरीना दूर खड़ी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलकर बोला, एक ज़रूरी मसला दरपेश है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए टाल दिया है। जानती हो क्यों? तुम्हारी मौजूदगी खुद तुम्हारे सवाल का जवाब है, मगर मैं कोई बाजारी औरत नहीं हूँ। मुझे इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द हाथ लगाएगा और वो मेरी पसंद का होगा। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? क्या तुम मुझे पसंद करने का मौका दे रहे हो? अगर तुम्हारी यही करतूत रहे तो तुमसे नफरत करूंगी। अगर मेरे फैसले का इंतजार कर सकते हो तो चले जाओ और वादा करो कि आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर कमरे में नहीं आओगे। वो एक सर्द आह भर कर बोला, मैं यहाँ से जाऊंगा तो सारी रात सो नहीं सकूंगा, लिहाजा इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि अपनी असलियत जाहिर कर दूं। कैसी असलियत? तुमने ये तो बता दिया कि फरहाद नहीं हो। क्या जॉर्ज कार्नील भी नहीं हो? नहीं। तुम्हें अखबारात पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है, वरना यह मालूम हो जाता कि चंद बहन और भाइयों ने मिलकर एक ऐसी ट्रांसफार्मर मशीन ईजाद की है जिसके जरिए एक आदमी के दिमाग की सलाहियतें दूसरे आदमी के दिमाग में मुंतकिल हो जाती हैं। मुझे मशीनों से दिलचस्पी नहीं है, काम की बात करो। तुम्हारे ही काम की बात कर रहा हूँ। वो ट्रांसफार्मर मशीन मेरे पास है, मैं उसके जरिए अपने दिमाग की टेलीपैथी तुम्हारे दिमाग में मुंतकिल कर सकता हूँ। सुबह होने तक तुम बड़ी आसानी से ख्याल ख्वानी कर सकोगी। उसने खुश होकर शदीद हैरानी से पूछा, क्या सच कह रहे हो? आज मैं वो सच कह रहा हूँ जिससे सारी दुनिया से छुपा रखा है। लोग समझते हैं उसके 3 हिस्से किए गए हैं, एक हिस्सा मेरे पास है और बाकी 2 हिस्से मेरी बहन और भाई के पास। क्या ऐसा नहीं है? मेरे पास मुकम्मल मशीन है। मेरी बहन और भाई के पास जो हिस्से हैं वो भी अहम हैं। उन्हीं हिस्सों की नकल है, लेकिन वो नामुकम्मल है क्योंकि तीसरा हिस्सा मेरे ही पास है। मोरीना ने पूछा, जब तुम्हारे पास मुकम्मल मशीन मौजूद है तो उसके 2 फाजल हिस्से क्यों बनाए गए? क्या मशीन के फाजल पुर्जे नहीं बनाए जाते? मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती। क्या सुबह तक मुझे ख्याल ख्वानी आ जाएगी? ज़रूर आएगी, मैं अभी इंतजामात करता हूँ। वह दौड़ती हुई आई, बड़ी खुशी से शारपर के हाथ को अपने दोनों हाथ में थाम लिया। ओह मिस्टर, यू आर ग्रेट, तुम बहुत अजीम हो, लेकिन मैं तुम्हें मिस्टर कह रही हूँ। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शारपर है। मुझे यकीन दिलाओ कि टेलीपैथी सीखने के बाद मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, मेरी वफादार होगी, किसी दूसरे का तस्वुर भी नहीं करोगी, खसूसन फरहाद के फ्रेम में नहीं आओगी। मैं बड़ी बड़ी कस्में खा के यकीन दिलाने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मैं अभी जवाब दूंगा, ज़रा इंतज़ार करो। उसने आंखें बंद कर ली, ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ एक ऐसे शख्स के दिमाग में पहुंचा जो उसका खास बंदा था। तनवीमी अमल का माहिर था, लेकिन वो नहीं जानता था कि शारपर इसी शहर में रहते हैं और उसकी एक खुफिया रियाज का भी है। उसने पूछा, हेलो मास्टर, मैं हाजिर हूँ। मैं गुलाम बाकी को भेज रहा हूँ, उस पर तनवीमी अमल करो, फिर सुबह होने से पहले उसे रुखसत कर दो। यही होगा मास्टर। बाय द वे, किस नौइयत का तनवीमी अमल होगा?
मैं गुलाम के दिमाग में गिरा बांधना चाहता हूँ, यानी उसके दिमाग को लॉक कर देना चाहता हूँ ताकि कोई सोच की लहर उसे ट्रैप न कर सके। क्या तुम बता सकते हो कितने अरसे तक उसके दिमाग को इस तरह मुकफ्फल किया जा सकता है? मैं कोई बड़ा अमिल नहीं हूँ, कम से कम 7 दिनों के लिए उसे लॉक रख सकूंगा, इतना काफ़ी है। मैं तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें हदायत देता जाऊंगा, तुम उसके मुताबिक गुलाम बाकी के दिमाग को हदायत देते जाओगे। वह दिमागी तौर पर हाजिर हुआ, आंखें खोलकर मोरीना को देखते हुए बोला, दरवाज़ा खोल दो, मैं गुलाम को बुला रहा हूँ। क्या ख्याल ख्वानी के जरिए उससे बातें नहीं कर सकते? मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने उस पर असलियत जाहिर नहीं की है। वो मुझे जॉर्ज कार्नील समझता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोरीना ने दरवाजे को खोल दिया, फिर कॉल बेल के बटन को दबा दिया। थोड़ी देर में ही गुलाम हाजिर हो गया। शार्पर ने कहा, तुम डॉन फ्रेजर के पास जाओ, वो तुमसे जो कहे उस पर बेचूं चरा अमल करते रहो। वो हुक्म सुनते ही चला गया। शार्पर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, गुलाम बाकी सुबह 4 बजे तक वापस आएगा, तुम 3 बजे तक अच्छी तरह नींद पूरी कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारूंगा। तुमने मेरे दिल में अजीब तरह की बेचैनी पैदा कर दी है। 3 बजे तक सब्र नहीं होगा? क्या ये काम अभी नहीं हो सकता? इसके लिए किसी मददगार की जरूरत है। मशीन का एक हिस्सा मेरे सर से मुंसलिक होगा, दूसरा तुम्हारे सर से। तीसरा आदमी उस मशीन को ऑपरेट करता रहेगा और वह तीसरा आदमी गुलाम बाकी होगा। वो मरीना के कमरे से चला आया, अपने कमरे में आकर आराम से बैठ गया। थोड़ी देर पहले ट्रांसमीटर के जरिए जो पैगाम मौसूल हुआ था उसके मुताबिक मसरूफ हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने तनवीमी अमल करने वाले डॉन फ्रेजर से रब्ता कायम किया। उसने कहा, गुलाम यहाँ पहुंच गया है, एक बिस्तर पर आराम से बैठा हुआ है। मैंने अभी इंजेक्शन लगाया है। वो आहिस्ता आहिस्ता दिमागी और जिस्मानी तौर पर सुस्त पड़ता जा रहा है। मैं उसे जल्द ही ट्रांस में ले आऊंगा। आप हुक्म दीजिए क्या करना है। तुम उसे ट्रांस में लाओ और उसके दिमाग में गिरा बांधो। ये ताकीद कर दो कि वो सिर्फ जॉर्ज कार्नील की आवाज़ को दिमाग में पहुंचाए। ये ताकीद कर दो कि वो सिर्फ जॉर्ज कार्नील की आवाज़ को दिमाग में पहचानेगा और उसी के अहकामात की तामील करेगा। कोई और सोच की लहर हो तो वह बेख्तियार सांस रोककर उस लहर को दिमाग से निकाल देगा। डॉन फ्रेजर गुलाम बाकी को तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल बनाने लगा। शार्पर चुपचाप फ्रेजर के दिमाग में रहकर उस अमल को देखता जा रहा था। वो उसकी हदायत के मुताबिक उसे ट्रांस में लाने के बाद हदायत दे रहा था कि 7 दिनों तक इसका दिमाग इतना हसास हो जाएगा कि वो किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही बेख्तियार सांस रोक लिया करेगा। गुलाम बाकी एक मामूल की हैसियत से यकीन दिला रहा था उसका दिमाग हसास रहेगा और वह किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगा। फिर आमल ने उसे हुक्म दिया कि वो सिर्फ अपने आका जॉर्ज कार्नील की आवाज़ और लबो लहजे को पहचानता रहेगा, उसकी सोच को दिमाग में आने देगा और उसी के अहकामात की तामील करता रहेगा। इन अहकामात के बाद आमिल ने शार्पर की हदायत के मुताबिक गुलाम को हुक्म दिया, आज सुबह 4 बजे से वो जो कुछ देखेगा, जो कुछ सुनेगा, जो करेगा या उससे कराया जाएगा, उन तमाम बातों को तकरीबन 4 घंटे के बाद भूल जाएगा। ऐसे अहकामात का मकसद ये था कि गुलाम बाकी ट्रांसफार्मर मशीन को ऑपरेट ज़रूर करे, लेकिन 4 घंटे बाद हमेशा के लिए भूल जाए कि उसने ऐसी किसी मशीन को देखा भी था। तमाम हदायत देने के बाद गुलाम बाकी को तनवीमी नींद सुलाने के लिए छोड़ दिया गया। शार्पर ने कहा, मिस्टर फ्रेजर, ये रात के 2 बजे तनवीमी नींद से बेदार होगा, इसे फौरन रुखसत कर देना और याद रखो मुझसे कोई बात छुपी नहीं रहती। तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए तजस्सुस पैदा होता है, ऐसे तजस्सुस को दिमाग से निकाल दो वरना नुकसान उठाओगे। मास्टर, इंसान के दिमाग में अच्छे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, वो इन बुरे ख्यालात से जंग करता रहता है। इसी तरह आपके मुतल्लिक तजस्सुस पैदा होता है और मैं उसे दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपको यकीन दिलाता हूँ कभी आपका सुराग लगाने की हमाकत नहीं करूँगा, मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह वापस आ गया, आराम से बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली, फिर अपने दिमाग को हदायत दी कि 2 घंटे तक गहरी नींद सोता रहे, कोई गैर मामूली बात हो तो बेदार हो जाए। इस तरह उसने खुद को 2 घंटे के लिए सुला दिया। अगर वो चाहता तो मोरीना के बेडरूम में जाने की बजाय इसी तरह दिमाग को हदायत देकर खुद को पुरसुकून बनाकर आराम से सो सकता था, लेकिन यह उसकी कमबख्ती थी। आज तक उसने किसी औरत को लिफ्ट नहीं दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक हसीना उसकी जिंदगी में हलचल मचा रही थी। वो अपने दिमाग को हदायत देकर सोना भी भूल गया। यूं कहना चाहिए मोरीना को हासिल करने की ख्वाहिश ने उसे सब कुछ भुला दिया। 2 घंटे बाद इस इत्मीनान के साथ बेदार हुआ कि मोरीना के शब-ओ-रोज़ जल्द ही उसके नाम हो जाएंगे। उसने फौरन यह अमल डॉन फ्रेजर के दिमाग में पहुंचकर देखा। गुलाम बाकी बेदार हो चुका था और फ्रेजर उसे कैप्सूल खिलाने के बाद दूध का गिलास पीने के लिए दे रहा था। शार्पर मोहतात रहना चाहता था, ये देखना चाहता था जब गुलाम बाकी वहां से रवाना होगा तो डॉन फ्रेजर उसका ताक़ुब नहीं करेगा। उसने चुपचाप चोर ख्यालात पढ़ना शुरू किए। यह यकीन हो गया कि उसने अपने किसी दोस्त या हमायती को गुलाम बाकी के पीछे नहीं लगाया है, कोई उसकी खुफिया रिहाइशगाह तक नहीं पहुंच सकेगा। आध घंटे बाद गुलाम बाकी खुफिया रिहाइशगाह के ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। शार्पर ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लहजा बदलकर उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। गुलाम ने सांस रोक ली, इसका मतलब था तनवीमी अमल कामयाब रहा है। थोड़ी देर बाद शार्पर ने अपने लबो लहजे में उसे मुखातिब किया। उसने सांस नहीं रोकी, कहने लगा, आका मैं आपकी आवाज़ पहचानता हूँ।
गुलाम, थोड़ी देर बाद तुम एक अजीबोगरीब मशीन को ऑपरेट करने वाले हो। क्या ऑपरेट करने के 4 घंटे बाद उसे याद रखोगे? मैं 4 घंटे बाद तमाम बातें भूल जाऊंगा। मेरे बेडरूम में आ जाओ। फिर उसने मोरीना के दिमाग में पहुंचकर देखा वो सो रही थी। 3 बजे बेदार होने वाली थी और 3 बजने वाले थे। उसने उसे जगा दिया। मैं शार्पर बोल रहा हूँ, तैयार हो जाओ और मेरे बेडरूम में आ जाओ। बहुत जल्द तुम्हारी वो अजीबोगरीब ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन याद रखना बेडरूम में बुलाकर धोखा न देना। यहाँ गुलाम बाकी मौजूद रहेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। औरतें कहीं जाने के लिए तैयार होती हैं तो घंटों लगा देती हैं। वो मामला ऐसा था कि मोरीना 15 मिनट के अंदर उसकी ख्वाबगाह में पहुंच गई। वहां गुलाम बाकी भी मौजूद था। शार्पर ने अपनी जगह से उठकर कहा, तुम दोनों मेरे साथ हो। वो आगे बढ़ता हुआ स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया। मोरीना और गुलाम बाकी उसके पीछे आए। स्टोर रूम के फर्श पर एक बड़ा सा चौकोर खला नजर आ रहा था। शार्पर ने कहा, यह तय खाने में जाने का रास्ता है। यह रास्ता किस तरह खुलता है कोई नहीं जानता। तुम लोगों के आने से पहले मैंने इसे खोल रखा था। बहरहाल मेरे पीछे चले आओ। वो खला के जीने से उतरता हुआ उनकी नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद मोरीना और गुलाम बाकी सीढ़ियां उतरते हुए तहखाने में पहुंचे। वहां दीवारों के साथ तरह तरह की मशीनें दिखाई दे रही थीं। कोई टेक्निकल मालूमात रखने वाला माहिर इन मशीनों को समझ सकता था। तहखाने के वस्त में 2 बिस्तर बिछे हुए थे। हर बिस्तर के सरहाने एक अजीबोगरीब मशीन नजर आ रही थी। मोरीना एक तरफ खड़ी हैरानी से तक रही थी। शार्पर गुलाम बाकी को उन बिस्तरों के पास ले जाकर मशीन को ऑपरेट करने के तरीके समझा रहा था। फिर उसने एक जगह से डायरी उठाई, उसे खोलकर गुलाम बाकी को दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें याद ना रहे, कुछ भूल जाओ तो इस डायरी को यहां से देखना शुरू करो। तुम्हें भूली हुई तमाम हदायत याद आती जाएंगी। इसके मुताबिक तुम इसे बखूबी ऑपरेट कर सकोगे। तमाम बातें समझाने के बाद उसने कहा, मोरीना तुम इस बिस्तर पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे साथ वाले बिस्तर पर लेट रहा हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिस्तर के करीब आई। वो अपने बिस्तर पर लेट गया। गुलाम बाकी उसके सर पर एक काहनी कैप पहना रहा था। उसकी हदायत के मुताबिक उस कैप को मशीन से मुंसलिक कर रहा था। फिर उसने यही अमल मोरीना के लेट जाने के बाद किया। उसके सर से भी एक आहनी कैप मुंसलिक कर दी। वो दोनों आहनी कैप मुख्तलिफ तारों के जरिए एक दूसरे से मरबूत थे। गुलाम बाकी बिस्तरों के दरमियान खड़ा हुआ था और दोनों मशीनों को बारी बारी ऑपरेट कर रहा था। जरा सी देर में मोरीना गाफिल हो गई। उसे अपना होश नहीं था कि वो कहाँ है। यही हाल शार्पर का था। उसे भी अपने वजूद का एहसास नहीं था। ऐसे वक्त कोई भी मशीन ऑपरेट करने वाला उस पर गालिब आ सकता था। उसे हमेशा के लिए नाबूद कर सकता था, लेकिन ऐसे ही वक्त के लिए। शार्पर ने गुलाम बाकी को तनवीमी अमल के ज़ेरे असर रख छोड़ा था ताकि वो कोई दुश्मनी ना कर सके। वो बेचारा मशीन ऑपरेट कर रहा था। कहीं भूल जाता तो डायरी खोलकर देखने लग जाता, फिर उसके मुताबिक अमल करने लगता। खुद नहीं जानता था कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और ये जो कुछ हो रहा है इसका मकसद क्या है। वो इस बात पर हैरान नहीं था कि उसका आका मशीन के जरिए बेहोश हो चुका है। वो तो हुक्म का गुलाम था। जो कहा जा रहा था उस पर अमल करता जा रहा था। मशीन से मुंसलिक रहने वाले कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखता जा रहा था। जब स्क्रीन ने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, मशीन को बंद कर दिया जाए, तो उसने तमाम मुतल्लिका बटनों को ऑफ कर दिया। दोनों के सरों से मशीन के उस हिस्से को अलग कर दिया। इसके बाद इत्मीनान से एक जगह बैठकर डायरी खोलकर पढ़ने लगा। उसके मुताबिक कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए मालूमात हासिल करने लगा। कंप्यूटर बता रहा था कि वो 2 घंटे बाद बेदार हो जाएंगे। आखिर 2 घंटे गुजर गए। सबसे पहले शार्पर की आंख खुली। वो चंद लम्हों तक तय खाने की छत को तकता रहा। उसने सर घुमाकर मोरीना को देखा। वो आंखें खोल रही थी और परेशान हो रही थी। वो कहाँ है, किस ख्याल में है। तब उसे याद आया कि वो टेलीपैथिक इल्म सीखने के लिए एक तहखाने में आई थी। एक बिस्तर पर लेट गई थी और अब तक वहीं लेटी हुई थी। उसे शार्पर की सोच सुनाई दी। वो कह रहा था, हेलो मोरीना, अब तो मेरे जैसी हो गई हो। ख्याल ख्वानी के जरिए किसी के भी दिमाग में पहुंच सकती हो। मोरीना ने सर घुमाकर शार्पर की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अभी मैं सोच के जरिए तुम्हारे दिमाग में था। क्या मैं भी तुम्हारे दिमाग में पहुंच सकती हूँ? आजमा कर देख लो। मगर कैसे? आसान सी बात है। आंखें बंद करो, मेरी सोच और लब लहजे को अच्छी तरह सोचो। ये ख्याल कायम करो कि तुम्हारी सोच की लहरें मेरे दिमाग तक पहुंच रही हैं। उसने हदायत पर अमल की। आंखें बंद करके शार्पर का तस्वुर किया। उसकी आवाज़ और लब लहजे को अच्छी तरह याद किया। फिर उसे तस्वुर में देखते देखते यूं महसूस किया जैसे उसके अंदर पहुंच गई है। उसके बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन वो दरअसल लेटी हुई नहीं थी, उसके दिमाग में थी। उसके जरिए छत को तक रही थी, हालांकि वो आंखें बंद किए हुए थी। फिर उसने पूछा, क्या वाकई मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंच गई हूं? शार्पर की सोच सुनाई दी, हाँ तुम मेरे दिमाग में हो। मैं कैसे यकीन करूं? क्या तुम खुद को मेरे बिस्तर पर महसूस नहीं कर रही हो? क्या तुम इस चीज को देख नहीं रही हो जिसे मैं देख रहा हूं, जबकि तुम्हारी आंखें बंद हैं? हाँ ऐसा हो रहा है, फिर भी और यकीन करना चाहती हूँ। तो फिर आंखें खोल दो, मेरे दिमाग में रहकर हुक्म दो। तुम जैसा हुक्म दोगी उसी के मुताबिक मेरे हाथ पांव हरकत करेंगे। उसने आंखें खोल दी, उठकर बैठ गई। अभी तक शार्पर के दिमाग में थी और उसे हुक्म दे रही थी।
तुम अपना दाएं हाथ ऊपर उठाओगे। उसी लम्हे उसका दाएं हाथ ऊपर उठ गया। उसने कहा, तुम करवट बदलकर मेरी तरफ देखोगे। उसने करवट बदली, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, मैं नहीं जानता था तुम क्या सोच रही हो। तुमने अपनी सोच के जरिए जो हुक्म दिया मैंने उस पर अमल किया। वह खुशी से खिली जा रही थी, कह रही थी, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब भी यकीन नहीं आ रहा है, तुम ख्यालख्वानी करते हो सकता है मेरे दिमाग में रहकर तुमने मेरी सोच पढ़ ली हो। उसके मुताबिक तुमने अपना दाएं हाथ उठाया हो, उसके मुताबिक तुमने मेरी तरफ करवट बदली हो। हम तय खाने से बाहर चलेंगे, फिर मैं तुम्हारे जरिए होने वाली ख्यालख्वानी का तमाशा दिखाऊंगा। वो तीनों तय खाने से निकल आए। शार्पर ने दोनों से कहा, ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। वो दोनों चले गए। उनके जाने के बाद शार्पर ने बहुत ही खुफिया मैकेनिज्म के जरिए उस तय खाने के रास्ते को बंद कर दिया। फिर उसने ख्यालख्वानी के जरिए गुलाम बाकी को हुक्म दिया कि वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो जाए। उसने हुक्म की तामील की, अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, आंखें बंद कर ली। शार्पर ने कहा, तुम तनवीमी अमल के मुताबिक सुबह 4 बजे के बाद होने वाले तमाम वाकयात भूल जाओगे। इस मकसद के लिए तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर उसने टेलीपैथी की लोरी सुनाकर उसे सुला दिया। इसके बाद ड्राइंग रूम में आकर बोला, आओ मोरीना, हम जरा बाहर चलें, सुबह की ताज़ा हवा खाएंगे और तुम्हारी टेलीपैथी का तमाशा भी देखेंगे। वह बहुत खुश थी। फौरन ही उठकर उसके हाथ को थामकर बोली, मैं इतनी देर से ख्यालख्वानी कर रही थी। क्या वाकई? हाँ, मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहती थी तुम क्या कर रहे हो। फिर तुमने क्या मालूम किया? तुम हमें ड्राइंग रूम में भेजने के बाद स्टोर रूम में गए थे। तुमने दीवार से लगे हुए एक फैन को ऑन किया, वो उल्टा घूम रहा था। तुमने स्विच ऑफ कर दिया, फिर पंखे की जाली में हाथ डालकर उसके ब्लेड के पीछे लगे हुए एक बटन को दबाया। उसके बाद हाथ बाहर निकाल लिया, फिर उसे ऑन किया। वो पंखा सीधा घूमने लगा। सीधा घूमते ही तय खाने का वो खला खुद ब खुद पुर हो गया जिससे गुजरकर हम गए थे और आए थे। शार्पर चकरा कर रह गया। अपना सर खुजाते हुए उसे हैरानी से तकने लगा। वह भूल गया था कि उसे टेलीपैथी सिखा चुका है। वह यूं मुतमईन हो गया था जैसे ये लम्हा उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि मोरीना ने किसी खास मकसद के तहत ख्यालख्वानी नहीं की थी, वो तो बस मश्क कर रही थी। नया खिलौना हाथ है तो कौन नहीं खेलता, वो भी खेल रही थी। शार्पर ने कहा, तुम तो पैदा होते ही दौड़ने लगी हो। क्या मतलब? ये लम मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या मेरे दिमाग में इजाजत लेकर नहीं आ सकती थी? क्या तुम इजाजत लेकर आया करते हो? क्या तुम्हें शुबा है? बेशक औरत वो चीज़ है कि मर्द अंधा हो तब भी उसे छू कर देखना चाहती है। बेशक औरत वो चीज़ है कि मर्द अंधा हो तब भी उसे छू कर देखना चाहता है। आंखें हो तो छुप छुप कर देखता है, और टेलीपैथी का इल्म जानने वाले को तो मैं पकड़ ही नहीं सकती। मैं मर्दों की फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे दिमाग में ज़रूर चुप चुप आया करते हो। तुम ख्वामखा इल्ज़ाम दे रही हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। क्या मेरा एक काम करोगे? मैंने इतना बड़ा काम किया, उसके बाद पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। बोलो और क्या चाहती हो? मुझे फरहाद अली तैमूर की पूरी रिकॉर्ड हिस्ट्री चाहिए। मैं स्टडी करना चाहती हूँ। उससे क्या हासिल करना चाहती हो? मालूम करना चाहती हूँ ये इल्म कितने हथकंडों से इस्तेमाल किया जाता है। तुम वो हथकंडे सीखने के बाद मुझ पर इस्तेमाल करोगी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। सबसे पहले ये मालूम करूंगी कि चोर ख्यालात किस तरह पढ़े जाते हैं। फिर मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर तुम्हारे बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल करूंगी। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने से पहले यह ज़रूरी है, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे साथ आओ। फरहाद अली तैमूर, सोनिया रसवंती का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, तुम उसे पढ़ सकती हो। वो उसके साथ बेडरूम में आई। शार्पर ने एक अलमारी खोली, उसमें से 3 अदद मोटी मोटी फाइलें निकाली। फिर उसे देते हुए कहा, मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। इसमें फरहाद, सोनिया रसवंती की तस्वीरें हैं। उनकी आंखों में झांक कर उनके दिमाग में पहुंचने की हमाकत न करना, वो पलटकर तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि तुम टेलीपैथी जानती हो तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, फौरन मार डालेंगे। मोरिना ने तमाम फाइलें ली, फिर जाने लगी। शार्पर ने उसके बाजू को थाम लिया, अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या अपना वादा भूल गई हो? तुमने कहा था जो शख्स तुम्हें दुनिया का अजीबोगरीब और अनमोल तोहफा पेश करेगा तुम उसे अपना लोगी। मैंने शर्त पूरी नहीं की है। मैंने अपनी शर्त वजाहत से समझाई थी, भूल गए हो तो फिर बता दूं। जब तक तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी पर यकीन नहीं आएगा मैं तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। छोड़ो मेरा बाजू। वो गुस्से से बोला, क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? इतना कुछ हासिल करने के बाद एक और शर्त लगा रही हो? मैं पहले ही कह चुकी थी, तुम्हें याद न रहा। इसमें मेरा कसूर नहीं है। आखिर तुम कब मेरी मोहब्बत और वफादारी का यकीन करोगी? ज़रा सब्र कर लो, मैं इत्मीनान से तुम्हारे दिमाग को टटोल कर देखूंगी। तुम सच्चे और खरे आदमी हो तो घबराते क्यों हो? वो एक झटके से बाजू छुड़ाकर चली गई। शार्पर उसे घूर कर देखता रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो उसने तिलमिलाते हुए सोचा, मैं उल्लू का पट्ठा हूं, दरअसल मैं मर्द नहीं हूं। मर्द तो उसे कहते हैं जो ज़बरदस्ती औरत को दबोच लेता है, उसे फड़फड़ाने का मौका भी नहीं देता। मैं क्या करूं? मैंने कभी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा। इसका हाथ पकड़ता हूं तो अंदर ही अंदर कांपने लगता हूं। पता नहीं आगे क्या होने वाला है।
औरत से ज्यादा तो मैं खौफ खाता हूं, लानत है मुझ पर। वो बिस्तर पर गिर पड़ा। अपने आप पर लानत भेज रहा था और कसम खा रहा था कि इस मगरूर हसीना में दिलचस्पी नहीं लेगा, इसे नजरअंदाज करेगा। उसके पास टेलीपैथी का ऐसा इल्म है जिसके जरिए वो दुनिया की हसीन तरीन औरतों को हासिल कर सकता है। बेशक वो ऐसा कर सकता था, लेकिन दिल में अंदेशे घर करते थे। किसी भी हसीन औरत से राब्ता कायम करेगा तो उसके पीछे फरहाद छुपा होगा। उस कमबख्त ने तो इश्क करने के लिए दुनिया की हसीन तरीन औरतों का ठेका ले रखा था। किस्मत से मोरीना हाथ आई थी, वो उसे किसी तौर छोड़ना नहीं चाहता था। वो सोचते सोचते मोरीना के दिमाग में पहुंच गया। मालूम करना चाहता था फरहाद के मुताल्लिक क्या कुछ पढ़ती है और क्या तासुर लेती है, और जिसने टेलीपैथी सिखाने का एहसान किया है उसके खिलाफ क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। उसने पहले फरहाद की हिस्ट्री शीट पढ़ी, फिर एक ही फिक्रे में तबसरा कर डाला। ये तो निहायत ही बेवफा आदमी है, इससे दूर रहना चाहिए। रसवंती की हिस्ट्री शीट पढ़ने के बाद तबसरा किया, यह पुराने जमाने की शौहर परस्त औरत है। ऐसी बेवकूफ़ औरतें इस दौर में जन्म नहीं लेती। उसने रसवंती की फाइल भी एक तरफ पटक दी। सोनिया की फाइल खोलकर पढ़ी। उस पर एक तरफ लिखा था, ये वो औरत है जो टेलीपैथी नहीं जानती, लेकिन टेलीपैथी जानने वाले इसके मोहताज रहती हैं। सोनिया के मुताल्लिक ऐसे तारफी फिक्रे पढ़कर वो आगे तवज्जो से पढ़ने पर मजबूर हो गई। उसे पढ़ने के दौरान तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके थे। शार्पर को हमारे मामलात में मसरूफ रहना पड़ता था, इसलिए वो मुसलसल उसके दिमाग में ना रह सका, हमारे मामलात में उलझ कर रह गया। वो मालूम ना कर सका कि मोरीना किस तरह सोनिया की हिस्ट्री शीट पढ़ती जा रही है, उससे मुतासिर होती जा रही है। उसके हथकंडों को, उसकी मक्कारियों को बहुत गहराई से सोचती और समझती जा रही है। आखिर औरत ही मर्द पर एतमाद ना हो तो औरत सबसे पहले मक्कारियों का सबक सीखती है। तकरीबन 6 घंटे बाद शार्पर को इतना वक्त मिला कि वो मोरीना के दिमाग में झांक कर देख सके। जब उसने ख्याल ख्वानी की लहर को उसके दिमाग में पहुंचाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, पूछने लगी, कौन है? इसका मतलब यह था कि उसने उन तीनों की हिस्ट्री शीट पढ़ने के बाद अपने दिमाग को हदायत देकर सोना सीख लिया है। शार्पर ने पूछा, क्या तुमने सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत दी थी? हाँ, अपने दिमाग से कहा था। कोई गैर मामूली बात हो, कोई मेरे कमरे में या मेरे दिमाग में आए तो आंख खुल जाए, लिहाजा आंख खुल गई है। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैं फिर दिमाग को हदायत देकर सो रही हूँ। मुझे उम्मीद है तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे। प्लीज गो अवे। वो वापस आ गया, मगर अंदर ही अंदर तिलमिलाने लगा। उसने बड़ा जबरदस्त इल्म उसके दिमाग में भर दिया था, मगर उसके दिल में अपनी मोहब्बत नहीं भर सका था। वो उसकी तरफ माइल नहीं हो रही थी, उसे तरह तरह से टरखा रही थी। आखिर उसने सोचा, इस तरह झुंझलाना सरासर हमाकत है। वो बेदार होगी, चलती फिरती, खाती पीती, हंसती बोलती रहेगी तो इस दौरान उसके चोर ख्यालात पढ़ लेगा। मोरीना का मामला कुछ और हो गया था। सोनिया की हिस्ट्री शीट पढ़ने के दौरान उसने बहुत ही अहम बातें नोट की थी। मसलन सोनिया कहती थी, औरत को अपने मर्द की छोटी सी छोटी बात पर तवज्जो देकर गौर करना चाहिए कि मर्द ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। अगर सोते सोते बाएं करवट से दाएं करवट बदलता है, अगर किसी ख्वाब ने उसको करवट बदलने पर मजबूर किया है, तो क्या वो ख्वाब देख रहा था? औरत इतनी गहराई तक सोचे और अपने मर्द को पढ़ना शुरू करे तो उसके ख्वाब में आने वाली औरत तक पहुंच सकती है। अगर औरत ऐसे पहलुओं पर भी नजर रखे जो मर्द की नजरों से ओझल होते हैं, या मर्द खुश फहमी में सोचता है कि औरत नादान है, वह इस हद तक नहीं सोच सकती, तो इन पहलुओं पर गौर करते हुए उसे पूरी तरह समझ सकती है। सोनिया की कामयाबी का राज यह है कि वो हमेशा नामुमकिन रास्ते इस्तेमाल करती है और नामुमकिन तरीकों पर अमल करती है। नामुमकिन बातों पर कोई यकीन नहीं करता, और जब वो अपने अमल से यकीन दिला देती है तो दुश्मन हैरान और परेशान रह जाती हैं। सोनिया कहती है, दोस्त या दुश्मन अपनी तरफ आने का रास्ता बंद कर दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि और रास्ता नहीं है। अगर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता तो इसका मतलब है आंखें कमजोर हैं, दिमाग कमजोर है, अपनी सलाहियतें कमजोर हैं, वरना दूसरा खुफिया रास्ता जरूर मौजूद रहता है। मोरीना इस हद तक पढ़ने के दौरान सोचने लगी, मैंने शार्पर को दिमाग में आने से रोक दिया, अपने दिमाग को हदायत दी और सो गई। वो मेरे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सका। अगर मैं उसकी नींद के दौरान चोर ख्यालात पढ़ना चाहूंगी तो वो बेदार हो जाएगा। यकीनन वो अपने दिमाग को हदायत देकर सोता होगा, लिहाजा इस तरह दिमाग तक पहुंचने और चोर ख्यालात पढ़ने का रास्ता खत्म हो चुका है। क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता? ऐसे में सोनिया की ये बात दिमाग में गूंज रही थी। दूसरा रास्ता यकीनन मौजूद रहता है जो नजर नहीं आता। जो औरत थक हार कर नहीं भूल जाती और अपनी कोशिशें जारी रखती है, वो यकीनन कामयाब होती है। उसे दूसरा रास्ता जरूर मिलता है। मोरीना दूसरे रास्ते को समझने और उसे इख्तियार करने के लिए बेचैन हो गई। सोनिया की हिस्ट्री शीट छोड़कर उठ गई, इधर से उधर टहलने लगी। वो पिछले 2 हफ्तों से शार्पर के साथ थी। उसे अब तक जिस अंदाज में देखती और समझती आई थी उन पर गौर कर रही थी। अचानक इंकशाफ हुआ कि दूसरा रास्ता मिल सकता है। वाकई जहानत को इस्तेमाल करने की मशक की जाए तो कामयाबी होती। वह वक्त का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद पता चला शार्पर दूसरे मसाइल में घिरा हुआ है और ख्याल ख्वानी में मसरूफ है। ऐसे ही वक्त वह उसके दिमाग में पहुंच गई। यह नींद का मामला नहीं था, वह अपने मसाइल में उलझा हुआ था।
ऐसे वक्त वो कभी समझ ना सकता कि मोरीना इतनी चालाकी से चुपचाप ख्यालख्वानी कर रही है और उसके चोर ख्यालात पढ़ रही है। उसे शार्पर के मुताल्लिक कितनी ही ढकी छुपी बातों का इल्म होने लगा। पहली बात तो यह कि उसने औरतों की दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारी थी। उसके मुताल्लिक यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि आज एक का दीवाना हुआ है, कल किसी दूसरी का नहीं होगा। मोरीना ने सोचा, शेर के मुंह को इंसान का खून लग जाए तो वो इंसान को ही शिकार करते हैं, यही हाल मर्द का है। एक बार वो औरत की तरफ माइल हो जाए तो उसके पीछे ही भागना शुरू कर देता है। वो उसका दीवाना था और उसी का होकर रहना चाहता था। आइंदा की बातें टेलीपैथी के लंबी नहीं बता सकता। किसी वक्त में इंसान का मिजाज बदल जाता है। वह बदले हुए मिजाज के मुताबिक कल जो सोचता रहा था उसके खिलाफ सोचने और अमल करने लगता है। फिलहाल उसने सोच लिया कि शार्पर को अपना लाइफ पार्टनर बनाएगी। वो दगा करेगा तो ये भी करेगी। इसके अलावा जो मालूमात हासिल हो रही थी वो निहायत दिलचस्प थी। चूंकि वो खुद टेलीपैथी की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए शार्पर के दूसरे मामलात से ज्यादा दिलचस्पी लेने और मालूमात हासिल करने लगी। सबसे पहले उस मशीन की अहमियत मालूम हुई। वह ट्रांसफार्मर मशीन सारी दुनिया की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। दुनिया की तमाम खतरनाक तंजीमें उसे हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही थीं और अपने अपने ज़राए इस्तेमाल कर रही थीं। उसने सोचा, ये बड़ी हैरानी की बात है और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि दुनिया जिस मशीन के पीछे पड़ी है वो उससे चंद कदम के फासले पर है। उसे हासिल करने में कितनी देर लगेगी? उसे हासिल करने में किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके दिमाग ने जवाब दिया, बकौल सोनिया, सिर्फ मक्काराना जहानत की ज़रूरत है। उसके अंदर तरह तरह के ख्यालात पकने लगे। पहला ख्याल यही आता था कि उसका जीवन साथी उसकी हर बात मानता रहे, उससे कभी दगा ना करे। इस सिलसिले में एक बात समझ में आई, अगर कोई इंतहाई किस्म का जन मुरीद हो, अपनी घरवाली की हर जायज़ और नाजायज़ बात मान लेता हो, तो उसे यहाँ लाकर ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उसकी जन मुरीदी के तमाम जरासीम शार्पर के दिमाग में मुंतकिल कर दिए जाएं। अगर वो इस बात पर आमादा होगा तो वो शादी करेगी, वरना इनकार कर देगी। उसे आइडिया बहुत पसंद आ रहा था। उसे फर्माबरदार शौहर बनाने के बाद ट्रांसफार्मर मशीन को चुराने की ज़रूरत ना पड़ती। वो उसकी हर चीज़ पर कब्जा जमा सकती थी। उस मशीन को जिस तरह इस्तेमाल करना चाहती कर सकती थी। मशीन के सिलसिले में सबसे पहले अपनी छोटी बहन तनाना का ख्याल आया। वो 2 बरस छोटी थी। ओलंपिक के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए पिछले 2 बरस से जिम्नास्टिक की तरबियत हासिल कर रही थी। चूंकि जिम्नास्टिक की मशकें करती थी, इसलिए अपनी बहन मोरीना से ज़्यादा पुरकशिश जिस्म रखती थी। पहले मोरीना ने सोचा था आइंदा साल उसे मुकाबले हुस्न में पेश करेगी और अपनी बहन को भी मिस अमेरिका बनाएगी, लेकिन टेलीपैथी सीखते ये ख्याल दिल से निकाल दिया। मुकाबले हुस्न में शरीक होना और मिस अमेरिका कहलाना अब एक सस्ती सी शोहरत रखती थी। ख्याल ख्वानी के जरिए तो उसे दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजती हुई शोहरत हासिल होने वाली थी। मोरीना सोचती थी, मैं ज़रा चालाक हूँ, मर्दों के हथकंडों से बचना जानती हूँ। पता नहीं मेरी बहन किस हद तक अपनी हिफाजत कर सकती है। अगर मैं उसके दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल कर दूं तो कोई शख्स उसकी मर्जी के खिलाफ उसे हाथ नहीं लगा सकेगा। मेरी तनाना टेलीपैथी के फौलादी किले में महफूज रहा करेगी। वो अपने ख्यालात से चौंक गई। शार्पर उसके दिमाग में आकर पूछ रहा था, ये तुम कैसी कैसी बातें सोच रही हो? वह संभल कर बैठ गई। उसे होश नहीं रहा था। वह शार्पर के ख्यालात पढ़ते पढ़ते अपने ख्यालों में खो गई थी। उसे पता न चला कि वो कब अपनी उलझनों से निकलकर उसके दिमाग में आ गया और जाने कब से उसकी सोचें पढ़ रहा था। उसने परेशान होकर पूछा, तुम इजाज़त के बगैर मेरे दिमाग में क्यों आए हो? मैं इजाज़त लेने आया था, लेकिन तुम मुझे जन मुरीद बनाने के मुतालिक सोचने लगी तो मैं ठिठक कर तुम्हारे दिमाग में रह गया। इजाज़त लेना भूल गया और वो सारे ख्यालात पढ़ने लगा जो मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में परवरिश पा रही हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं सोच रही हूँ, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। इसके लिए फर्मा बरदार शौहर बनाकर रखना क्या ज़रूरी है? मुझे ऐसा जीवन साथी पसंद नहीं है जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम्हारे दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल करने से पहले तुम्हारे चोर ख्यालात को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए था, मगर मैं हुस्न शबाब के जलवों में गुम होकर रह गया। दूसरे लफ्ज़ों में उल्लू बनकर रह गया। क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? क्या तुम ट्रांसफार्मर मशीन को चुराने के मुतालिक प्लानिंग नहीं कर रही हो? मैंने चुराने के मुतालिक सोचा है, कोई प्लानिंग नहीं की है। जब तुम इस हद तक मेरे ख्यालात पढ़ चुके हो तो दानिशमंदी क्या है? अब तो दानिशमंदी औरत का ही हिस्सा रह गई है। तुम मुझसे भरपूर ताउन करोगे तो मशीन चुराने का ख्याल दिमाग में कभी नहीं आएगा। मैंने कब ताउन से इनकार किया है? फिर ऐसा आदमी तलाश करो जो बेइंतहा जन मुरीद हो। वह गड़बड़ा कर बोला, क्या मतलब है? क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारी यह शर्त मंजूर कर लूंगा? क्या मैं किसी जन मुरीद के जरासीम अपने अंदर मुंतकिल कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। अब मैं तुम्हारे हुस्न शबाब से नहीं ललचाऊंगा, तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। वह आहिस्तगी से उठ गई। फिर सोचने लगी, मैं नाइटी पहनूंगी, थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। शार्पर उसके दिमाग में था, सोच रहा था वापस आ जाएगा, लेकिन वापस नहीं आ रहा था। उसकी सोच की लहरों को जैसे मकनातीस ने अपनी तरफ खींच लिया था। सीने के अंदर दिल की धड़कनें पागल हो रही थीं।
वो ख्याल ख्वानी करते करते अपनी जगह से उठ गया। यूं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे की तरफ जा रहा था, जैसे ख्वाब में चल रहा हो। ख्वाबगाह का दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर आ गया। वो अपने बिस्तर पर यूं चारों शाने चित पड़ी हुई थी, जैसे एक सदाबहार फूल अपनी शाख से बिछड़कर बहकता भटकता हुआ मुलायम सेज पर पहुंच गया हो, और उस फूल की पंखड़ियां इधर उधर बिख रही हूं और किसी को समेटने के लिए पुकार रही हूं। मोरीना ने एक भरपूर अंगड़ाई ली, फिर उसे देखते ही अंगड़ाई छोड़ दी। गुस्से से बोली, क्यों आए हो? अभी तुमने दावा किया था मेरी जात कोई अहमियत नहीं रखती, फिर किस लिए आए हो? मेरी आमद से समझ लो मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूं, तुम्हारा दीवाना हूं। वो तो मैंने गुस्से से कहा था, अब कान पकड़ता हूं, आइंदा नहीं कहूंगा। वो कान पकड़ते हुए आगे बढ़कर बिस्तर के सिरे तक पहुंचा, फिर एक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर रख दिया। मोरीना ने एतराज नहीं किया। फिर उसने दोनों हाथों से उसके गोरे गोरे मुलायम से हाथ को थाम लिया। वो अपना हाथ खींचते हुए बोली, अब जाओ यहां से। क्यों मेरे सब्र को आजमाती हो? मेरी तमन्ना क्यों करते हो? बगावत करो, मेरे खिलाफ कोई कदम उठाकर देखो। मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर मैं जैसा चाहती हूं वैसा करो। उसने सर से पांव तक मोरीना को देखा, फिर एक सर्द आह भरकर बोला, अच्छी बात है, मैं ऐसा शख्स तलाश करूंगा जो जन मुरीद हो। तुम मुझे जो चाहो वो बना लेना, मगर अभी उल्लू ना बनाओ। उसने मुस्कुराकर देखा, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, खुद को पेश करने लगी। कहने लगी, तुम बुरी तरह कांप रहे हो। बौखलाते हुए बोला, मैंने आज से पहले कभी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा। हाथ पकड़ने के लिए मर्दानगी की जरूरत होती है और इसके लिए अच्छा खाना पीना चाहिए। जाओ, फ्रिज में जूस रखा है, निकाल कर पी लो, फिर मेरे पास आओ। वो फ्रिज के पास आया, उसे खोलकर देखा। वहां खाने पीने का काफी सामान मौजूद था। एक गिलास में जूस रखा हुआ था, उसने उठाकर होंठों से लगा लिया। वो ऐसे वक्त में अपनी ख्याल ख्वानी के जरिए मोरीना की साजिश को समझ सकता था, लेकिन वो भी बला की चालाक थी। इस दौरान कभी सरदाहें भर रही थी, कभी अंगड़ाइयां ले रही थी। कुछ ऐसी बात कह जाती कि शारपर को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। उसने जल्दी जल्दी जूस को हलक से उतारा, गिलास को रखा, फिर उसके पास आ गया। वो करवट बदलकर बिस्तर के दूसरे सिरे पर गई। वहां से उठकर खड़ी हो गई। शारपर ने पूछा, क्या हुआ? उसने रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। मौसीकी उभरने लगी। इसके साथ ही वो सुर ताल पर थिरकने लगी। शारपर गहरी गहरी सांसें ले रहा था, हामते हुए कह रहा था, आ जाओ प्लीज, मेरे पास आ जाओ। वो रक्स करते हुए कह रही थी, नहीं तुम मेरे पास आओ, पहले हम रक्स करेंगे। वह बेबसी से उठकर पास आ गया। वो बड़ी बेदिली से डांस करने आया था, लेकिन कुर्बत हासिल होते ही रक्स करने में भी लुत्फ आने लगा। सिर्फ 5 मिनट के बाद ही उसे महसूस हुआ जैसे पांव कांप रही हैं। वो मोरीना के साथ ज्यादा देर रक्स नहीं कर सकेगा। वो बोली, क्या बात है, तुम फिर कांपने लगे हो? पता नहीं क्यों थकन सी लग रही है। आओ बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। वो उसके साथ बिस्तर तक आई। शारपर ने आराम से लेटते हुए कहा, तुम उधर क्यों खड़ी हो? पहले तुम्हें आराम आ जाए फिर आऊंगी। वो अपने सर को थामकर बोला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। एक औरत पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आई है, इसलिए जरा नर्वस हो, अभी ठीक हो जाओगे। वो आंखें बंद करते हुए बोला, मैं ऐसा भी कमजोरी महसूस कर रहा हूं। आंखें बंद रखो, आराम आ जाएगा। उसकी आंखें बंद थी। मोरीना पास खड़ी तक रही थी। थोड़ी देर बाद वो दबे कदमों चलती हुई दरवाजे के पास आई, फिर कमरे से निकलकर उसे बाहर से बंद कर दिया। उसने अगला कदम उठाने से पहले ख्याल ख्वानी की परवाज की। गुलाम बाकी के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। वहां चंद सातों के लिए जगह मिली, फिर गुलाम बाकी ने सांस रोक ली। उसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। वह पहले ही शारपर के चोर ख्यालात पड़ चुकी थी। उसने एक तनवीमी अमल करने वाले के जरिए गुलाम बाकी के दिमाग को लॉक कर दिया था। वो तेजी से चलते हुए शारपर के बेडरूम में आई। फिर स्टोर रूम में पहुंचकर उसने दीवार से लगे हुए पंखे को उल्टी तरफ चलाया। वो तहखाने का खला नमूदार होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछली सुबह पहली बार उसकी जिंदगी में एक अजीबोगरीब और अहम वाकया पेश आया था। उसके दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल हो गई थीं। आज वो दूसरा बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रही थी। उसके अंदर छुपी छुपी सी घबराहट थी। शायद उसे नाकामी का खौफ था। जब खौफ महसूस होने लगा तो वह तहखाने में नहीं गई। वहां से दौड़ती हुई अपनी ख्वाबगाह में आई। शारपर उसी तरह आंखें बंद किए चुपचाप पड़ा हुआ था। उसने एक जरा ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया वो अपने आप से गाफिल हो चुका था। वो तेजी से चलती हुई एक तरफ गई। वहां फरहाद, रसवंती और सोनिया की फाइलें रखी हुई थीं। उसने सोनिया की फाइल को खोलकर उसकी एक तस्वीर निकाली। उसे खूब गौर से देखने लगी। फिर उसे लेकर दौड़ती हुई शारपर के बेडरूम में आई। वहां से स्टोर रूम में पहुंची। फिर खला के जीने पर कदम रखते हुए सोनिया की तस्वीर को देखा। उसे देख देख कर हौसला हो रहा था। अंदर छुपी छुपी सी घबराहट खत्म हो चुकी थी। वो अज़म कर रही थी, सोनिया भी औरत है, मैं भी औरत हूं। जब ये अपनी मक्काराना जहानत से बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ऐसा जरूर करूंगी। मैं इसकी तस्वीर देखती जाऊंगी और हौसला पाती जाऊंगी। वो जीने से उतरते हुए तहखाने में पहुंच गई। वहां 2 बिस्तर नजर आ रहे थे। बिस्तरों के सराहने वही अजीबोगरीब ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी। वह एक मशीन के करीब आई। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक डायरी रखी हुई थी। शारपर ने गुलाम बाकी को समझाया था, जब वो मशीन को ऑपरेट करने के दौरान कोई बात भूल जाए तो इस डायरी के जरिए मालूम कर सकता है। वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गई।
डायरी खोलकर बड़े इत्मीनान से पढ़ने लगी। उसकी एक एक तफसील को निहायत तवज्जो से समझने लगी। जब कोई बात समझने में दुश्वारी पेश आती तो उसे बार बार पढ़ती और बार बार सोनिया की तस्वीर को देखती जाती। इतनी तवज्जो और इतने अज़म से पढ़ने के बायस 1 घंटा सरफ हुआ। जब उसे यकीन हो गया कि वह हर बात अच्छी तरह समझ गई है तो वो ट्रांसफार्मर मशीन के पास आई। उसके एक एक किल पुर्जे को देखकर याद करने लगी कि उसने डायरी में क्या पढ़ा है और जो पढ़ा है उसके मुताबिक इन किल पुर्जों को किस तरह तरतीब से इस्तेमाल कर सकती है। वह लिखी हुई हदायत के मुताबिक पूरी तरह उस मशीन के इस्तेमाल को समझ गई तो इत्मीनान से डायरी को बंद कर दिया। सोनिया की तस्वीर उठाई, फिर तय खाने से बाहर आ गई। शार्पर ने गुलाम बाकी को थोड़ी देर सोने के लिए कहा था। अब वो नींद से बेदार हो गया था। बिस्तर से उठकर अपने मालिक के पास जाना चाहता था। मोरिनो को देखकर जहां था वहीं रह गया। वो क़यामत लग रही थी, जिसे देखकर दिल भी धड़कता और खौफ भी आता। अगर किसी ड्राउनी फिल्म में कोई हसीना रूप बदलती हो तो उसे डर भी लगता है और उसे आखिर तक देखने को भी जी चाहता है। शायद वो भला नहीं हो, भला करने आई हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम नहीं जानते कि 1 हफ्ते तक तनवीमी अमल के ज़ेरे असर होगे। वो सैरज़दा सा होकर बोला, मेरी मालका, मैं नहीं जानता आप क्या कह रही हैं। तुम तनवीमी अमल के सिलसिले में कोई बात समझ भी नहीं सकोगे। फिर वो दिल ही दिल में बोली, ये अमल करने वाले नहीं जानते औरत के आगे दुनिया के तमाम खतरनाक अलूम अपना असर खो देती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आई। गुलाम बाकी का स्याह बदन बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। मोरिना ने उसे एक उंगली से छूकर देखा। वो गोश्त पोस्त का था मगर पत्थर लग रहा था। वो परेशान होकर बोला, मालका आप क्या चाहती हैं? मेरे मालिक ने हुक्म दिया है मैं आपसे दूर रहा करूं। बेशक मैं भी दूर रहूंगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मालिक मिस्टर कॉर्नील बीमार हैं और बेहोश हो गई हैं? वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे फौरन किसी डॉक्टर को तलब करना चाहिए। वो जाना चाहता था। मोरिना ने कहा, रुक जाओ। जब उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और वह बेहोश होने वाले थे तो मुझसे कहा था किसी डॉक्टर को ना बुलाया जाए, यह खुफिया रिहाइश का है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। गुलाम बाकी इस बात से कायल हो गया। वो बोली, तुम्हारे आका ने मुझे हदायत की थी वो बेहोश हो जाएं तो उन्हें इस रिहाइशगाह के तय खाने में ले जाया जाए। उसने हैरानी से पूछा, तय खाना? तुम एक बार वहां जा चुके हो लेकिन तनवीमी अमल के जरिए भूल चुके हो। उन्होंने मुझे बताया है तय खाने में जो मशीनें उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाए और किस तरह तुम उनके काम आ सकते हो। मैं अपने आका के लिए जान भी दे सकता हूँ। जान की नहीं, खून की ज़रूरत है। मैं अपने बदन का सारा खून निचोड़कर आका को दे दूंगा। मेरे बेडरूम में जाओ और उन्हें उठाकर उनके बेडरूम में ले आओ। वो चला गया। चंद सेकंड के अंदर ही अंदर अपने आका को दोनों बाजों में उठाकर उसके बेडरूम में आया। वो स्टोर रूम से जाने वाला खुफिया दरवाज़ा खुल चुका था। मोरिना ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह पीछे चलता हुआ स्टोर रूम के खला में दाखिल हुआ, फिर जीने से उतरता हुआ तय खाने में पहुंच गया। मोरिना ने एक बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां लिटा दो। उसने हुक्म की तामील की। फिर वो बोली, तुम दूसरे बिस्तर पर लेट जाओ। वो चारों तरफ घूमकर हैरानी से मशीनों को देख रहा था। फिर उसने कहा, मैं आका के साथ बरसों से हूं मगर कभी इस तहखाने को देख नहीं पाया। तुम्हारा आका मुझे भी ना बताता, लेकिन अपनी बीमारी के बायस मजबूर हो गया था। उसने कहा था कि फौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए, लिहाजा अब कोई सवाल न करो, फौरन लेट जाओ। उसने लेटते हुए सवाल किया, यहां खून ट्रांसफर करने के हालात नजर नहीं आ रहे। तुम्हें कोई शुबह है तो यहां आकर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो और अपना शुबह दूर कर लो, लेकिन इस तरह तुम अपनी मालिक के जान के दुश्मन बन रहे हो। सॉरी मेरी मालका, अब मैं सवाल नहीं करूंगा। मोरिना ने दोनों के सरों पर बारी बारी मुआहनी कैप पहनाई। इसके बाद मशीन को ऑपरेट करने लगी। पहले ही मरहले में गुलाम बाकी अपने आप से गाफिल हो गया। कंप्यूटर स्क्रीन बता रहा था शार्पर पहले ही खुद से गाफिल है, उसे इस मरहले से गुजारने की ज़रूरत नहीं है। वह बड़े एतमाद से मशीन को ऑपरेट करती जा रही थी। कहीं भूल जाती तो डायरी को पढ़ने लगती। इस ऑपरेशन में गुलाम बाकी आमिल था और शार्पर मामूल। गुलाम बाकी के बाप दादा बरसों से अंग्रेज़ों की गुलामी करते आ रहे थे और यही गुलामी अहमद अल बाकी को विरसे में मिली थी। सदियों से परवरिश पाने वाले गुलामी की ये जरासीम गुलाम बाकी के दिमाग से शार्पर के दिमाग में मुंतकिल हो रहे थे। नतीजा साफ जाहिर है। इस ऑपरेशन के बाद जब शार्पर की आंख खुलती तो वह मोरिना के आगे अदब से सर झुकाकर पूछता, क्या हुक्म है मेरी मालका? इसे कहते हैं मक्काराना जहानत। मोरिना की हिस्ट्री पढ़ने वाली औरतें बड़ी हसरत से सोचेंगी, काश ऐसा कोई नुस्खा उनके हाथ भी आ जाता। मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। रसवंती ने मुझे मुखातिब किया, ये तुम किस औरत की हिस्ट्री मालूम कर रहे हो? ये एक नया इंकशाफ है। मोरिना नामी एक लड़की ने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है। क्या कह रहे हो? क्या वो ट्रांसफार्मर मशीन कहीं मुकम्मल मौजूद है? हाँ, इसलिए एक और टेलीपैथी जानने वाली का इजाफा हो गया है। अगर ये मशीन मोरिना और शार्पर के हाथों में रहेगी तो बरसाती मेंढकों की तरह टेलीपैथी जानने वाले पैदा होते रहेंगे। ये तो बड़ी तशवीश की बात है। बहरहाल हम देखेंगे कि वो मशीन किस तरह हमारे हाथ लगती है। तुम बताओ किस काम से आई हो? तुमसे लड़ने आई हूँ। ख्याल खुआनी के जरिए जहाँ पहुँचते हो वहीं के होकर रह जाते हो। क्या इतनी देर से तुमने अपने बेटे की खबर ली?
जब तुम उसके दिमाग में मौजूद हो तो मुझे किस बात की फिक्र है? अगर कोई फिक्र या परेशानी होगी तो यकीनन तुम मुझे बेटे के पास बुलाओगी। मैं तुम्हारी वजह से मुतमईन होकर मोरीना के दिमाग को पढ़ता जा रहा हूँ ताकि वो मशीन जल्द से जल्द हमारे हाथ लग जाए। मैं मानती हूँ वो ट्रांसफार्मर मशीन बहुत अहम है, लेकिन हमारी औलाद से ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। अपनी औलाद की सलामती के लिए उस मशीन को पहले अहमियत देना होगी। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ पारस के दिमाग में चलता हूँ। मेरा ख्याल है तुम आला बीबी के पास जाओ, मैं पारस के पास रहूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने आला बीबी को मुखातिब किया। उसने कहा, फरहाद, तुम रसवंती को शिकायत का मौका देते रहते हो। कम से कम एक माँ के इत्मीनान के लिए उसकी औलाद के पास आते जाते रहना चाहिए। तुम भी जज्बाती बातें कर रही हो, जबकि हमारे सामने बड़े ही ठोस मादी मसाइल होती हैं जिनसे निपटे बगैर ना तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और ना ही अपनी औलाद का। मैंने मुख्तसर तौर पर उसे मोरीना के बारे में बताया। उसने भी हैरानी और परेशानी से कहा, यह बात वाकई तशवीशनाक है। इस तरह तो टेलीपैथी जानने वाले हर रोज़ पैदा होते रहेंगे। वो ट्रांसफार्मर मशीन बंदरों के हाथ लग गई है। मुझे अफसोस है कि मैंने रसवंती की तरफ से कुछ जज्बाती बातें कह दी। तुम्हें उस मशीन के हसूल के सिलसिले में भरपूर कोशिश करना चाहिए। अगर दिन रात शार्पर और मोरीना के पीछे लग जाओ तो उसका हसूल नामुमकिन ना होगा, दुश्वार ज़रूर होगा। इसके लिए मैं, सोनिया, रसवंती, शीबा सब अपने अपने मौजूदा मसाइल का वक्ती तौर पर बालाए ताक रखकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। पहले पारस के सिलसिले में बताओ, तुमने यहाँ आकर अब तक क्या क्या किया है? मैं अभी पारस के सिलसिले में बातें करूंगी। जब मशीन का जिक्र छिड़ गया है तो हमें उसके हसूल के लिए अभी से इब्तदाई कार्रवाइयाँ शुरू करनी होंगी। हो सकता है तुम कोई लंबी बहस शुरू कर दो। रसवंती मेरा इंतजार करिए, ठहरो, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। मैंने उसे मुखातिब किया। वो अपने बेटे के पास थी। मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए आला बीबी के पास आओ, हम कुछ ज़रूरी बातें कर रही हैं। वह मेरे साथ चली आई। आला बीबी ने कहा, रसवंती, पारस की फिक्र न करो, वह भी महफूज है। हमें यह फैसला करना चाहिए कि पहले कौन सा काम ज़रूरी है। मैं इस सिलसिले में जो सोच रही हूँ, जो करना चाहती हूँ, वो बताऊंगी, लेकिन पहले हम मशीन के बारे में बातें करेंगे। हम खामोशी से सुन रहे थे। उसने कहा, फरहाद को मालूम हो चुका है कि शिकागो में शार्पर की वो खुफिया रिहाइशगाह कहाँ है। वहाँ हमारे दोनों शिकार मौजूद हैं। हमें पहली फुर्सत में पोमी को वहाँ भेजना चाहिए। इसमें शुबा नहीं, अगर पोमी को हमारी टेलीपैथी का ताबुन हासिल रहा तो वो शार्पर की शारक तक पहुंच जाएगी और उस मशीन को लेकर ही आएगी। मैंने भी एतराफ़ किया, वो ब्लाक की जिद्दी लड़की है जो खतरनाक तंजीमों के मुकाबले में कंप्यूटराइज्ड किया हुआ सर काट कर ला सकती है, वो मशीन भी ला सकती है। आला बीबी ने पूछा, तो फिर ये डन है? रसवंती ने कहा, ज़रा ठहरो, हमारे साथियों में सिर्फ पोमी ऐसी है जिसकी दहशत से खतरनाक तंजीमें बाबा साहब के इदारे की तरफ रुख नहीं करती। शार्पर भी मोहतात रहता है। पोमी वहां से निकलेगी तो शार्पर को मौका मिल जाएगा। आला बीबी ने कहा, तुम भूल रही हो, फरहाद मोरीना के दिमाग तक पहुंच चुके हैं। गोया शार्पर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अभी उन्होंने वहां तक मालूम किया है जहां तक मोरीना शार्पर को अपना गुलाम बना रही है। अगर वो ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए ये कामयाबी हासिल करेगी तो हमें इत्मीनान है। फरहाद आज नहीं तो कल किसी वक्त भी उसके जरिए उसके आशिक गुलाम शार्पर के दिमाग में पहुंच सकती हैं। मैंने भी कहा, मोरीना ने अब तक शार्पर के दिमाग को इस अंदाज में नहीं पढ़ा कि उसकी तमाम मसरूफियात मालूम कर सके। हो सकता है शार्पर ने उसकी लाइल्मी में बाबा साहब के इदारे तक पहुंचने के सिलसिले में कुछ पेशकदमी की हो। पोमी की गैर मौजूदगी में उसे कामयाब बना सकती हो। आला बीबी ने कहा, कुछ तो खतरा मोल लेना होगा। बाबा साहब का इदारा ऐसा गया गुजरा नहीं है, वहां एक से बढ़कर एक बासलाहियत शख्स मौजूद है। तुम्हें इत्मीनान नहीं है तो मुझे इदारे में वापस जाने दो, मगर पोमी को जरूर शिकागो रवाना करो। मशीन हासिल करने की मुहिम वही सर कर सकती है। रसवंती ने कहा, तुम जाओगी तो मैं तन्हा रह जाऊंगी। कैसी बातें करती हो, क्या फरहाद तुम्हारे साथ नहीं है? ये तो ख्याल ख्वानी की परवाज करते हैं तो परवाज करते ही रह जाती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आम घर वालियों की तरह जली कटी ना सुनो। अगर मैं किसी सिलसिले में ज्यादा मसरूफ हो जाऊंगा तो तुम मेरे दिमाग में आकर वापस अपनी तरफ बुला सकती हो। फिलहाल हमें आला बीबी के मशवरों पर गौर करना और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मैंने आला बीबी का मशवरा सुन लिया है। पारस के सिलसिले में उसने जो प्लानिंग की है वो मुझे मालूम है। तुम दोनों बातें करो, मैं जरा बेटे की खबर लेती हूँ। वो चली गई। मैंने आला बीबी से कहा, पोमी को जरूर शिकागो जाना चाहिए। पहले तुम बताओ कि पारस के सिलसिले में क्या कर रही हो। जब से भारत सरकार ने यह पाबंदी आयद की है कि 10 बरस तक के बच्चे मुल्क के बाहर नहीं जा सकेंगे, तब से यहाँ बड़े एतराज़ात हो रहे हैं। हर सूबे के अखबारात चीख रहे हैं। ऐसे अमीरों कबीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले 5-6 बरस के बच्चे हैं जो किसी न किसी मुहलिक मर्ज में मुब्तला हैं। उनका इलाज यूरोप के किसी मुल्क में ही हो सकता है। अगर भारत सरकार ने अपना हुक्म वापस ना लिया तो उन तमाम बच्चों की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकेगी। फिर यहाँ सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो यूके और अमेरिका में तालीम हासिल करते रहे हैं, छुट्टियां गुजारने यहाँ आए हैं। अब छुट्टियां खत्म हो रही हैं और उनका वापस जाना ज़रूरी है। मैंने कहा, बेशक ये अहम नुक्ते हैं। भारत सरकार को अपना हुक्म वापस लेना पड़ेगा।
मैंने रसवंती को समझाया था कि वो रेडियो की खबरें सुनती रहे और अखबारात में शाया होने वाली लीडरों की तस्वीरें देखती रहे और उनके दिमागों में पहुंचती रहे। उसने मेरी हदायत पर अमल किया और बड़ी हद तक कामयाब रही है। कई सियासतदानों के दिमाग में पहुंचकर ये बात नक्श कर दी है कि भारत सरकार को ये हुक्म वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाए। बेशक तुमने मौके की मुनासबत से निहायत कामयाब चाल चली है। इंशाल्लाह कल या परसों तक ये हुक्म वापस ले लिया जाएगा। इस मुल्क से तालीम हासिल करने वाले और इलाज करवाने वाले बेशुमार बीमार बच्चे बाहर जाएंगे। उनकी भीड़ में हमारा पारस भी जा सकते हैं। अब हमें ऐसे बच्चे को तलाश करना चाहिए जो पारस का हम उम्र हो, उसके कद और जिसामत से मुनासबत रखता हो और हमारा पारस प्लास्टिक सर्जरी के मामूली से मेकअप के बाद उसका हमशक्ल बन सकता हो। फिर हम उसे बासानी सरहद पार ले जा सकेंगे। मैं रानी सरदार और शंकर वगैरह से कहूंगा कि वैसे बच्चों को तलाश करें। रसवंती भी ख्याल ख्वानी के जरिए किसी बच्चे को ढूंढ निकालेगी। तुम ट्रांसफॉर्मर मशीन के सिलसिले में मसरूफ हो, मगर पारस को यहां से निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हो तो पारस के मुतबादल को तलाश करो। मैं कोशिश करूंगा। मैं पारस के पास पहुंच गया। वो बहुत ही खूबसूरत से पार्क में बच्चों के साथ खेल रहा था। इस पार्क में सिर्फ अमीर कबीर घराने के बच्चे आते थे। किसी गरीब बच्चे को खेलने की इजाजत नहीं थी। चूंकि इन दिनों मंगल पांडे के नाम का डंका बज रहा था, लिहाजा उसे कहीं भी जाने के लिए या अपने बच्चों को ले जाने के लिए खुसूसी इजाजतनामा हासिल हो जाता था। रसवंती ने मुझसे कहा, हमारा बेटा खुली फिजा में घूमने फिरने और खेलने की जिद कर रहा था और यह उसका हक है। वो कितने अरसे से कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहा था। मैंने कहा, बेटे तुम मंगल पांडे को मजबूर करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रसवंती कह रही थी और मैं सुनता जा रहा था। अब तक हमारे बेटे पारस ने दिल्ली शहर में कैसी शरारतें की हैं और इन शरारतों के लिए अपनी मां को मजबूर करता रहा है। दरअसल शीबा ने पहले उसकी आदत बिगाड़ दी थी। कैद खाने से निजात दिलाने के बाद उसे मंगल पांडे के पास पहुंचाकर ऐसी ऐसी हरकतें की थी कि पारस दोम को भी मजा आ रहा था। वो चाहता था उसकी अपनी मामा रसवंती भी ऐसी शरारतें किया करे और वो खुश होता रहे। रसवंती अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, लिहाजा उसने इजाजत दे दी। वो जो करना चाहे करता रहे, उसके पीछे मामा मौजूद रहेगी। इस मकसद के लिए पारस ने मंगल पांडे से राब्ता कायम किया। राब्ता कायम करने के लिए टेलीफोन की जरूरत नहीं थी। रसवंती ने फरहाद बनकर मंगल पांडे से कहा, मेरा बेटा तुमसे जरूरी बातें करना चाहता है, फौरन उसे मुलाकात करो या किसी तरह राब्ता कायम करो। उसने फोन पर राब्ता कायम करते हुए पूछा, ऐ मेरे बनास्पति बेटे जय किशन, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं इस पार्क में खेलना चाहता हूं जहां अमीर कबीर घराने के बच्चे खेलते हैं और वहां चारों तरफ मुसल्ला सिपाहियों का पहरा रहता है। आप मेरे बनास्पति बाप ही सही, मगर मुझे इस पार्क में जरूर ले जाएं। अभी मैं मामूली अफसर हूं, वहां नहीं ले जा सकता। तुम्हें खसूसी इजाजतनामा मिल सकता है, ना मिले तो मेरे पापा तुम्हारी मदद करेंगे, तुम कोशिश तो करो। उसने कहा, देखो बरखुरदार, मैं पुलिस अफसर हूं, इतने बड़े बड़े काम रिश्वत के बगैर नहीं कर सकता। पारस ने पूछा, क्या तुम्हारे उस महाज्योतिषी ने तुम्हें रिश्वत लेने से मना नहीं किया था? उसने मना किया था, लेकिन यह नहीं बताया था तुम्हारी जैसी नन्ही बला मेरे गले पड़ जाएगी। तुम चंपा को मां बनाकर दहली ले आए। आखिर तुम कितने अरसे हमारे पास रहोगे? कभी ना कभी जाओगे। उसके बाद मैं चंपा को दहली जैसे शहर में कैसे संभालूंगा, कैसे अखराजात बर्दाश्त करूंगा? इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए ना सही अपनी मां चंपा के लिए बहुत कुछ कर जाऊंगा। बेटे ने तो वादा किया। उसकी मां रसवंती ने उस वादे को पूरा करने के लिए शंकर और रानी सरदार से राब्ता कायम किया। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, तुम लोग अब तक पारस के पापा फरहाद अली तैमूर से राब्ता कायम करते रहे। आज पारस की मां तुमसे मुखातिब है। ये सुनते ही वह सब हाथ जोड़कर सर झुकाकर घुटने टेककर फर्श पर बैठ गए। कहने लगे, हम आपके दास हैं, हुक्म दीजिए। हम अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा काट कर फेंक दें, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तुम सबके चोर ख्यालात पढ़ सकती हूँ और मुझे यकीन है तुम सब बेइंतहा वफादार हो। शंकर ने कहा, बड़ी मालकन, आप पहली बार हमारे पास आई हैं, हुक्म दीजिए, हम आपके लिए क्या करें? मेरे बेटे पारस ने चंपा को मां कह दिया है, इसके लिए बेटे का हक अदा करना चाहती हूँ। उसकी मां तुम्हारे यहाँ अनेक्सी में नहीं रहेगी। 24 घंटे के अंदर उसके लिए एक अच्छे इलाके में कोठी खरीद लो। एक ऐसी इंडस्ट्री का सौदा करो और उसे खरीद लो जो महाना कम से कम 50,000 का मुनाफा देती हो। ये कोठी, फैक्ट्री और मुनाफा सब चंपा के नाम होगा। इस मकसद के लिए किसी ऐसे करोड़पति या अरबपति को ताक लो जो निहायत जालिम और सफाक हो, जो गरीबों का खून चूस कर या स्मगलिंग के जरिए तुम्हारे देश को नुकसान पहुंचाकर करोड़पति और अरबपति बन गया हो। मैं उसकी बेइंतहा दौलत का बहुत सा हिस्सा तुम लोगों के नाम मुंतकिल कर दूंगी। रसवंती अपने वादे के मुताबिक कभी बेटे के पास रहती और कभी शंकर के पास पहुंच जाती। शंकर ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर कितने ही सरमायादारों से राब्ता कायम किया। उसके जरिए रसवंती ने उनके दिमाग में पहुंचकर उनके अंदरूनी मामलात मालूम किए। तब एक स्मगलर के मुतालिक उसने कहा, शंकर, तुम सही जगह पहुंच गए हो। ये तुम्हारे मुल्क का दुश्मन है। मैं और फरहाद सिर्फ अपने बच्चे को यहां से ले जाने के लिए कुछ गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम तुम्हें इस काबिल बना देंगे कि अपने मुल्क की हिफाजत कर सको और गलत आदमियों का मुहासबा कर सको। बहरहाल
2 घंटे बाद इस करोड़पति की कोठी में पहुंचो और इससे 2 करोड़ रुपए नकद लेकर चले आओ। कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। मेरी ख्याल ख्वानी ढाल बनती रहेगी। इधर मंगल पांडे ने खसूसी इजाजतनामा हासिल कर लिया था। इसके जरिए पारस उस पार्क में चलाया जो गरीब बच्चों के लिए ख्वाब में भी महंगा था। वहां बच्चों के खेलने के लिए आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स थे। इंडोर में तरह तरह के वीडियो गेम्स शामिल थे। रसवंती अपने बेटे के मामले में बहुत मोहतात थी। जब वो पार्क में दाखिल हुआ उसके साथ लगी हुई थी और साथ खेलने वाले बच्चों के दिमागों में पहुंचती थी। उन बच्चों के जरिए उनके वालिदैन तक पहुंच जाती। आखिर वे एक ऐसे बच्चे तक पहुंची जिसका नाम गौतम था। वो गौतम बुद्ध की तरह निहायत ही मासूम और सीधा साधा था। किसी की साजिश को ना समझता था, न किसी के खिलाफ कभी सोचता था। वो एक अरबपति बाप का बेटा था। बेइंतहा दौलत के बावजूद गौतम को इतनी उम्र में कैंसर का मर्ज लायक हो गया था। लंदन के एक मशहूर मारूफ डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। वो 1 हफ्ते के लिए हिंदुस्तान आया था लेकिन वापस नहीं जा सकता था। भारतीय सरकार ने एक नया कानून पास कर दिया था कि 10 बरस तक के बच्चे बाहर नहीं जा सकते, जबकि वह मुकम्मल 5 बरस का था। कैंसर ज़्यादा गौतम के सिलसिले में सियासी चालें चली जा रही थी। मुखालिफ सियासी पार्टी गौतम को ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहती थी जिससे भारतीय सरकार के मौजूदा कानून के खिलाफ हंगामा बरपा हो जाए और पूरा मुल्क मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो जाए कि उसने ऐसा कानून क्यों पास किया जिससे गौतम की जान गई। मुल्क में हंगामा रही बर्पा करने के लिए मुखालिफ सियासी पार्टी ने मालूम कर लिया था कि गौतम को कार चेजिंग वाला वीडियो गेम पसंद है। लिहाजा इस मखसूस वीडियो गेम से उन्होंने बिजली के तारों को इस तरह मुंसलिक किया था कि वो गेम खेलने के लिए स्विच को ऑन करता तो उसे बिजली का झटका पहुंचता और वह खत्म हो जाता, या ऐसी हालत में अस्पताल पहुंचाया जाता कि बचने की तवक्को न रहती। इस सानिया पर अखबारात चीखना शुरू कर देते। गौतम को लंदन में फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के बेतुके कानून के बायस वो ना जा सका। आज भी बेशुमार बच्चे जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। उन्हें फौरन मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। इस तरह एक गौतम के मरने से पूरे मुल्क में हंगामे बर्पा हो सकते थे। हुकूमत के खिलाफ बगावत जोर पकड़ने लगती और इस तरह हुकूमत से मुखालफत रखने वाले सियासतदानों की बनाती। कमबख्तों ने गौतम के बाप को फोन पर इतला कर दी थी कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। यह सुनकर वह बेचारा घबरा गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को आखिर क्यों नुकसान पहुंचाया जाएगा। वो तो अपनी मां के साथ पार्क में तफरीह के लिए गया हुआ है। फोन पर इतला देने वाले ने कहा, आप बड़े देशभक्त हैं, आपको अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है। इस देश की खातिर अपने बच्चे की कुर्बानी दीजिए, इसे मरने दीजिए। इसकी मौत से नया कानून बदल जाएगा, बल्कि यह हुकूमत बदल जाएगी। कितने ही बीमार बच्चों का भला होगा। उसने पूछा, तुम कौन हो, कहां से बोल रहे हो? तुम लोगों को मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी है? लेकिन दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। वो अरबपति था, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उसने नंबर डायल करते हुए आला हुक्काम से राब्ता कायम किया। उनसे इल्तिजा की फौरन मेरे बच्चे की हिफाजत के इंतजाम किए जाएं। फिर वह खुद रिवॉल्वर लेकर अपनी कार में बैठकर पार्क की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा जरूर लग जाता। एक तो वो जगह तकरीबन 8 मील के फासले पर थी। इसके अलावा कई जगह ट्रैफिक के हजूम से गुजरना था। पारस ने कहा, मिस्टर पांडे, इतने खूबसूरत पार्क में एक बच्चे का कत्ल होने वाला है। वो नागवारी से बोला, जहां फरहाद का बच्चा हो वहां और क्या हो सकता है? तुम मिर्चें क्यों चबा रहे हो? और क्या करूं, तुमने तो मुझे बॉडीगार्ड बना लिया है। तुम्हें इसका मुआवजा भी तो मिलता है। क्या खाक मिलता है? पहली बार 20,000 रुपये दिए, वो तुम्हारी माँ की रिहाइश के लिए, अनेक्सी के एडवांस में चले गए। बाद में जो रकम मिली वो किसी ने चुरा ली। कभी कहते हो 50,000 मिल सकते हैं, कभी कहते हो 1 लाख मिल सकते हैं, मगर किसी औरत को घूंसा मारना होगा। आखिर ऐसी बेतुकी शर्त क्यों पेश करते हो? चलो आज बहादुरी दिखाओ, तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये मिल जाएंगे। वो खुश होकर बोला, सच कहते हो? हाँ, जहां कार चेजिंग का गेम होता है वहां गौतम नामी बच्चे को हलाक करने के लिए बिजली के तार लगाए गए हैं। जब गौतम खेलने जाएगा तो उन तारों को 440 वोल्ट से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मुझे जल्दी बताओ ऐसा कौन कर रहा है, मैं उसे कहाँ तलाश कर सकता हूँ? कभी अपनी भी अकल इस्तेमाल करो। जहां मेन स्विच बोर्ड है वहीं वो शख्स पाया जा सकता है। वो इस तेजी से कदम बढ़ाते हुए बोला, प्लीज अपने बाप से पूछकर बताओ उसकी पहचान क्या है। वो उधर दौड़ता चला गया। पारस वहां से गौतम के पास आ गया। वो वीडियो गेम खेलने के लिए काउंटर से टोकन हासिल कर रहा था। उसने कहा, हेलो माय फ्रेंड, मुझे जैक किशन कहते हैं। गौतम ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम गौतम है। पारस ने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरा जी चाहा कि तुमसे दोस्ती करूं। मुझे खुशी है तुम मुझे पसंद करते हो और दोस्त बनाना चाहते हो, तो फिर आओ मेरी तरफ से दोस्ती की खुशी में एक ठंडी बोतल पियो। उसने टोकन दिखाते हुए कहा, मैं खेलने जा रहा था मगर कोई बात नहीं, पहले दोस्त के साथ ठंडी बोतल पी जाएगी। पारस ने दोस्ताना अंदाज में उसकी गर्दन में हाथ डाला, फिर उसे लेकर ठंडी बोतल पिलाने चला गया। उधर मंगल पांडे दौड़ता हुआ और कभी चलता हुआ मेन स्विच बोर्ड के पास पहुंचा। वहां ब्लू जीन्स और एडिडास की बुनियान पहने हुए एक शख्स नजर आया। जिस दीवार पर बहुत बड़ा मेन स्विच बोर्ड लगा हुआ था उसके पीछे ही वीडियो गेम्स खेलने का बड़ा हॉल था। दीवार के पिछले हिस्से में कार चेजिंग का गेम हुआ करता था। इस वीडियो गेम से बिजली का तार मुंसलिक करके दीवार में सुराख करने के बाद उसे मेन स्विच बोर्ड तक पहुंचाना आसान हो गया था।
मंगल पांडे ने वहां पहुंचते ही रिवॉल्वर निकाल कर कहा, दोनों हाथ उठाओ और गर्दन के पीछे रखो, फिर ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मुलाजमत करता हूँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। अभी मैं तुम्हारी ड्यूटी निकालूंगा, चलो इस दीवार के पास आओ। दोनों हाथ दीवार से टेक कर खड़े हो जाओ। उसने घूरकर मंगल पांडे को फिर उसके हाथ में रिवॉल्वर को देखा। उसने पूछा, क्या देख रहे हो? मेरा नाम मंगल पांडे है। कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। मैं वो हूं जिसने तन्हा दर्जनों मुसल्लम मुजरिमों से मुकाबला किया। तुमने अखबारात में मेरी तस्वीरें देखी होंगी। वह शख्स मरूब हो गया। खौफजदा होकर दीवार के पास आकर दोनों हाथ टेक कर खड़ा हो गया। पांडे ने उसके पीछे आकर जेबों की तलाशी ली। एक जेब से रिवॉल्वर बरामद हो गया। उसने कहा, अच्छा तो जेब में रिवॉल्वर रखकर ड्यूटी देते हो? वह दरवाजे पर आकर पार्क के एक मुलाजिम को मुखातिब करते हुए बोला, फौरन 4 सिपाहियों को बुलाकर लाओ। जरा सी देर में सिपाहियों के साथ वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर भी पहुंच गया। मंगल पांडे को देखते उसने अलर्ट होकर सलूट किया। पांडे ने कहा, इसके हाथ में हथकड़ी पहनाओ, ये वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों को हलाक करने आया था। इसके जुर्म का सबूत वो बिजली के तार हैं जो इस दीवार के सुराख से निकालकर यहाँ मेन स्विच बोर्ड तक पहुंचाए गए हैं। उसे हथकड़ी पहनाई गई। फिर मार मारकर पूछा जाने लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो तन्हा है। मंगल पांडे ने कहा, यह हरगिज तन्हा नहीं हो सकता। दीवार के उस पार जहां बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं इसका आदमी मौजूद होगा। वो उधर से इशारा करने वाला था और ये इधर से बिजली के तार मेन स्विच बोर्ड से मुंसलिक करने वाला था। पांडे की ये बातें सुनकर दूसरे आदमी की तलाश शुरू हो गई। जिसे गिरफ्तार किया गया था वो अपने साथी का नामो निशान बताने से इनकार कर रहा था। उधर पारस गौतम को लेकर स्विमिंग पूल के पास आ गया। वहां आइसक्रीम और ठंडी बोतल की दुकान थी। वो बोतलें लेकर पी रहे थे और स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए थे। जरा सी देर में यह खबर फैल गई कि एक मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया है जो बच्चों को हलाक करना चाहता था। तमाम बच्चों के वालिदैन सहम गए और अपने अपने बच्चों को वीडियो गेम्स के हॉल से बाहर निकाल रहे थे। गौतम की मां अपने बेटे को तलाश करती हुई स्विमिंग पूल की तरफ आ रही थी। उसके करीब ही मंगल पांडे भी था। वो पारस को तलाश कर रहा था। अचानक गौतम के हलक से एक चीख निकली। किसी ने जानबूझकर यहाँ जाने में धक्का दिया था। वो सीधा स्विमिंग पूल के अंदर चला गया, पानी में डूबने लगा, हाथ पांव मारते हुए उभरने की कोशिश करने लगा। उसकी मां चीख रही थी, सीना पीट पीट कर दुहाई दे रही थी। मंगल पांडे स्विमिंग पूल की तरफ झुका हुआ कह रहा था, शाबाश बेटे, इधर किनारे की तरफ आओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। पारस को बड़ा गुस्सा आया। ऐसे वक्त जबकि उसे खुद स्विमिंग पूल में गोता लगाकर उसे बचाना चाहिए था, वो सिर्फ उसे हौसला दे रहा था। अचानक ही पारस ने पीछे से एक लात मारी। मंगल पांडे अपना तवाज़ुन ना संभाल सका। अरे अरे बोलते हुए एकदम से स्विमिंग पूल के अंदर चला गया। वो चंद लम्हों तक बदहवास रहा, समझ में नहीं आया किस तरह पानी में आ गिरा है। फिर उसने डुबकियां लगाते हुए देखा कोई पानी के अंदर नजर आ रहा था और वो गौतम की टांग पकड़कर खींच रहा था, गोया उसे पानी के अंदर दबाकर रखना चाहता था। रसवंती मंगल पांडे के दिमाग में मौजूद थी। पांडे उस शख्स के बाल पकड़कर मुंह पर घुंसा मारने की कोशिश करने लगा। पानी के अंदर हाथ तेजी से चल नहीं सकते, फिर भी उसने गौतम को छुड़ा लिया, लेकिन वो कातिल उससे उलझ गया। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए पानी के अंदर उलट पलट हो रहे थे। पांडे को ज्यादा देर सांस रोकने की आदत नहीं थी, लेकिन रसवंती को थी। लिहाजा उसके जरिए पांडे अपनी सांसों पर काबू पाए हुए था और कातिल से जंग कर रहा था। पार्क का एक गुलाम पूल में छलांग लगाकर गौतम को किनारे ले आया। उसकी मां उसे सीने से लगाकर रो रही थी। पूल के चारों तरफ भीड़ लग गई। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। साफ और शफाफ पानी के अंदर आज का सबसे दिलेर पुलिस अफसर मंगल पांडे एक कातिल के साथ जंग कर रहा था। गौतम का बाप भी वहां पहुंच गया। उसने आला हुकाम से दरख्वास्त की थी कि उसके बच्चे की हिफाजत के इंतजाम किए जाएं। फिर भला फौरी इक़दामात कैसे ना होते। कितने ही मुसल्लह पुलिस वाले पहुंच गए थे। पांडे ने एक बाजू से उसकी गर्दन को पूरी तरह जकड़ लिया और दूसरे हाथ और पांव से तैरता हुआ उसे किनारे तक ले आया। पुल की सीढ़ी को थामकर उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कह रहा था, मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। मैं उसकी आवाज़ तालियों के शोर में गुम हो गई। लोग नारे लगा रहे थे, मंगल पांडे की जय। पार्क में आने वाले अपने साथ कैमरे भी लाए थे। उन कैमरों में अब पांडे की तस्वीरें उतर रही थीं। कातिल को सिपाहियों ने अपनी तहवील में ले लिया। गौतम का बाप पांडे से मुसाफिया करते हुए कह रहा था, मिस्टर पांडे, मैंने अखबारात में आपके मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि एक शख्स इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। आज अपने बेटे की जान बचाते देखकर आप पर ईमान ले आया हूँ। शाबाश, आप जैसे पुलिस अफसरान को देखकर हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होता है। मैं सिर्फ ज़ुबानी शाबाशी नहीं दूंगा, इस भरे मजमा में ऐलान करता हूँ, आपको 10,000 रुपये नकद इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। पांडे अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन ऊपर से संजीदगी तारी रखे हुए था ताकि बावकार नजर आता रहे। गौतम के वालिदैन उसे और पारस को अपने साथ ले गए। उन्होंने कोठी में पहुंचकर फिर आला हुकाम से राब्ता कायम किया और पांडे की तरक्की के सिलसिले में पुरजोर सिफारिश की। दूसरी तरफ से कहा गया, मंगल पांडे का सर्विस रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। यकीनन इस दलेर अफसर के सिलसिले में अहम फैसले किए जाएंगे। गौतम के बाप ने पांडे को यह खुशखबरी सुनाई, फिर उसे 10,000 नकद दिए। पांडे उसे रुखसत होकर पारस के साथ बाहर आया। अपनी जीप में बैठकर उसे स्टार्ट किया। फिर मेन रोड पर पहुंचने के बाद गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया।
पारस को घूरकर देखने लगा। उसने पूछा, क्या बात है? क्या मेरे वादे के मुताबिक 10,000 रुपये नहीं मिले? क्या आइंदा भी तरक्की होने वाली नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता। मुझे इन हालात में खुश होना चाहिए या तुम्हारा गला दबा देना चाहिए? तुमने मुझे लात मारकर स्विमिंग पूल में गिराया था। एक बच्चे की लात खाकर 10,000 मिल सकती हैं और तरक्कियां हो सकती हैं, तो बुरा क्या है? वह झुंझलाकर बोला, अरे तो क्या मेरे नसीब में लात, घूंसे और थप्पड़ लिखे हुए हैं? क्या उसके बगैर मुझे दौलत नहीं मिल सकती, तरक्की नहीं हो सकती? ये अपने भगवान से पूछो जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है। रसवंती ने पारस को वहां से निकाल ले जाने के लिए गौतम का इंतखाब किया था। वो दोनों कद और जिसामत में एक जैसे थे। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए पारस के चेहरे पर हल्की सी तब्दीली की जाती तो वो गौतम बन जाता। फिर यह कि गौतम का बाप बड़ी दूर तक अपना असर और रसूख रखता था। कानून में तब्दीली होती या ना होती, वो अपने तमाम जराए इस्तेमाल करके बेटे को लंदन पहुंचाने का इंतजाम कर चुका था। दूसरे दिन की फ्लाइट से वो रवाना होने वाला था। मैंने आला बीबी से पूछा, क्या गौतम को तुमने आंखों से देखा है? क्या रसवंती का इंतखाब दुरुस्त है? मैं पूरी तरह मुतमईन हूं। हम पारस को उसकी जगह रवाना कर सकते हैं। मैंने रसवंती से कहा, तुम प्लास्टिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर विद्यासागर से राब्ता कायम करो। उसने एक बार हमारे बेटे का चेहरा तब्दील किया था। आखिरी बार यह काम और करा लो। मैं उसे जाकर आमादा करती हूं। मेरा ख्याल है वो हमारा राजदार रहेगा। उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि हम उसके मुल्क के खिलाफ कोई तकरीबी कार्रवाई ना करें या किसी तरह नुकसान ना पहुंचाएं, और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने बेटे को सही सलामत यहां से ले जाना चाहते हैं। मैं रसवंती के जरिए गौतम के वालिदैन तक पहुंच गया। ये एक लंबी दास्तान होगी कि किस तरह गौतम के फोटो एल्बम तक पहुंचा। उसकी मुख्तलिफ जावियों से उतारी हुई तस्वीरें हासिल की। उन तस्वीरों को आला बीबी तक पहुंचाया। दूसरे दिन आला बीबी वो तस्वीरें लेकर डॉक्टर विद्यासागर के पास पहुंच गई। रसवंती ने इस काम के लिए उसे राजी कर लिया था। शंकर और रानी सरदार की पूरी टीम मेरे अगले हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार थी। शंकर के कुछ आदमी गौतम की कोठी के अतराफ पहरा दे रहे थे। प्लानिंग यह थी कि डॉक्टर विद्यासागर फ्लाइट की रवानगी से 6 घंटे कबल सर्जरी करेगा। इधर हमारा पारस गौतम बनेगा और शंकर के पास पहुंचा दिया जाएगा। रसवंती गौतम के दिमाग में रहेगी और मैं उसके मुलाजिम के दिमाग में। इस तरह वो दोनों कोठी के पिछले हिस्से से निकलेंगे। मुलाजिम अपने मालिक गौतम को शंकर के हवाले करेगा और शंकर पारस को मुलाजिम के हवाले करेगा। मुलाजिम उसे लेकर फिर कोठी में आ जाएगा। हमने अपने मंसूबे के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर कर लिया था। कोई खिलाफे तवक्को होने वाली बात से भी निमटने के लिए तैयार थे। गौतम से हमारी दुश्मनी नहीं थी। हम तो उस बच्चे को बहुत चाहते थे। एक बार हमारे बेटे ने उसे दोस्त कह दिया था तो वो हमारे बेटे जैसा ही था। रसवंती पेरिस से रवाना हो चुकी थी और काहिरा पहुंचने वाली थी। इधर पारस भी काहिरा में अपनी मां के पास पहुंच जाता तो हम ऐलान कर देते कि गौतम के वालिदैन के साथ धोखा हुआ है। उसकी जगह फरहाद अपने बेटे को निकाल ले गया है। ऐसी सूरत में गौतम के बाप का सख्ती से मुहासबा किया जाता। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक असल गौतम को मजीद नहीं रोका जा सकता था। उसे अगली किसी फ्लाइट से लंदन भेजना जरूरी हो जाता। बल्कि पारस के हाथ से निकल जाने के बाद भारतीय सरकार अपना कानून वापस ले लेती और तमाम बच्चों को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे देती। मुख्तसर यह कि हमारा मंसूबा हर पहलू से मुस्तहकम था। हम बड़ी आसानी से इस पर अमल कर सकते थे। कोई हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता था। लेकिन कानून कुदरत के आगे हम बेबस होते हैं। फ्लाइट की रवानगी से 6 घंटे पहले अचानक ही गौतम पर दौरा पड़ा। लंदन के डॉक्टरों ने कह दिया था ये बच्चा 6 माह से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा, जिसमें से 4 माह गुजर चुके थे। बाप अपनी दौलत पानी की तरह बहाते हुए उसकी ज़िंदगी की मियाद बढ़ाना चाहता था। शायद और 2-4 महीने बेटा जी ले। वो अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए जितनी सांसें दौलत से खरीद सकता था खरीदने की कोशिश कर रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर गौतम को अटेंड करने आ गए। उसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने लगे। मैं और रसवंती उस बीमार बच्चे के दिमाग में थे और उसके अंदर के कर्ब को अच्छी तरह समझ रहे थे। वह बेचारा ऐसे तड़प रहा था कि हमसे उसके अंदर रहा नहीं जाता था। जी चाहता था वहां से भाग आए। अचानक रसवंती रोने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले गौतम जाएगा, पहले हर हाल में गौतम जाएगा। मैं अपने बच्चे के लिए एक मासूम बच्चे की जिंदगी से नहीं खेल सकती। मैं गुमसुम रहा। हमने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को अच्छी हालत में, बुरी हालत में और तरह तरह के मुसाइब उठाकर अजियतें बर्दाश्त करते हुए मरते देखा है। लेकिन पहली बार एक मासूम बच्चे को इस तरह करब में मुब्तला होते, एड़ियां रगड़ते और कैंसर के अजाब से गुजरते देखा था। इसलिए दिल बहुत दुख रहा था। डॉक्टर विद्यासागर ने प्लास्टिक सर्जरी की पूरी तैयारी कर ली थी। अपना अमल शुरू करने वाला था। उसी वक्त रसवंती ने कहा, डॉक्टर रुक जाइए, मेरा बेटा गौतम की जगह नहीं जाएगा। मादाम क्या बात है? रसवंती बताने लगी, गौतम कितने कर्ब में मुब्तला है। उसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद उसे लंदन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।
उसके खास मुआलजे उसे आराम पहुंचा सकते हैं और उसकी ज़िंदगी की मियाद शायद कुछ बढ़ा सकते हैं। मगर आपका बेटा यहाँ खतरात में घिरा हुआ है। कोई बात नहीं, वो किसी मासूम की लाश पर से गुजरकर सरहद पार नहीं करेगा। देवी रसवंती, धन्य हो आप पर। शाबाश है ऐसी माँ पर जो पराये बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे को खतरात में छोड़ती है। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं और मैं ऐसी मिसाली माँ को सलाम करता हूँ। मैंने रसवंती के पास पहुंचकर देखा, वो एक त्यारे के बाथरूम में थी। बंद दरवाजे से टेक लगाए दोनों हाथों से सर थामे गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जैसे अभी अभी उसका अपना बेटा पारस कैंसर के अजाब में मुब्तला था और अब एक माँ के अहम फैसले के बाद उसे जिंदगी मिलने वाली थी। शार्पर की आंखें बंद थीं, उसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। उसने फौरन ही आंखें खोल दी। पता चला कि वह अपनी ही रिहाइशगाह के तहखाने में है। उसके दीदे हैरानी से फैल गई। वह सोचने लगा तहखाने के बिस्तर पर कैसे आ गया। वह हड़बड़ाकर उठना चाहता था मगर कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता एक कोहनी के बल उठते हुए देखा। दूसरे बिस्तर पर गुलाम बाकी नजर आ रहा था। वह दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ था। आका के उठते ही फौरन अदब से खड़ा हो गया। शार्पर ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम मुझे लाए हो? जी हाँ, मालका के हुक्म पर आपको यहाँ लाया था। शार्पर ने एकदम से घबराकर ट्रांसफार्मर मशीन की तरफ देखा। वो मशीन अपनी जगह सही सलामत थी। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वो डायरी रखी हुई थी। मोरीना नजर नहीं आ रही थी। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मालका ने कहा था कि आपका हुक्म है। गुलाम बाकी उसे तमाम बातें बताने लगा। किस तरह मोरीना उन दोनों को यहाँ लाई थी, उन्हें बिस्तर पर लिटाया था और वह उसके हुक्म पर इसलिए अमल कर रहा था कि अपने आका की जान बचाना चाहता था। वो गुस्से से तिलमिलाकर बोला, ओह यू फूल, मुझे जल्दी बताओ उसने मशीन के जरिए क्या किया था? मैं इस बिस्तर पर लेटने के बाद बेहोश हो गया था। मैं कुछ नहीं जानता। होश में आने के बाद आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। वो नजर नहीं आ रही थी और मैं आपको तन्हा छोड़कर जा नहीं सकता था। अब हुक्म दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं? शार्पर ने बैठे ही बैठे गुस्से में उसे एक लात मारी। वो टस से मस ना हुआ। पहाड़ की तरह मजबूत और मुस्तहकम था। कोई उसे अपनी जगह से हिला नहीं सकता था। लात मारने के बाद खुद उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। वो झुंझलाकर कह रहा था, अब क्या कर सकते हो? मेरा सर तोड़ दो, मुझे मार डालो। पता नहीं इस मक्कार औरत ने मेरे साथ क्या किया है। शायद इस मशीन को इस्तेमाल किया है, समझ में नहीं आता उसने किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। फिर उसने चौंक कर गुलाम को देखा और पूछा, क्या तुम महसूस करते हो तुम्हारे अंदर टेलीपैथी की सलाहियत है? आका, मैं ऐसी कोई बात महसूस नहीं कर रहा। तुम ख्याल ख्वानी करो, सोच के जरिए मेरे दिमाग में आओ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। भला मैं आपके दिमाग में कैसे आ सकता हूं? शार्पर ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो ख्याल ख्वानी की प्रवास करते हुए गुलाम के दिमाग में आकर मालूम करना चाहता था क्या मोरीना ने उसकी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें गुलाम के दिमाग में मुंतकिल कर दी हैं। लेकिन वो ऐसा ना कर सका। दोनों हाथों से सर को थामकर सोचने लगा, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं बेहोश रहा हूं। मुझे दिमागी तवानाई के लिए पहले कुछ खाना पीना चाहिए, फिर मैं गुलाम के दिमाग में पहुंचकर मालूम करूंगा। मगर गुलाम के दिमाग में ही क्यों, मोरीना के दिमाग में पहुंचकर भी मालूम कर सकता हूं। ओ गॉड, ये खूबसूरत भला तो बड़ी तेजी दिखा रही है। ओ खुदाया, तूने औरत नाम की क्या चीज पैदा की है? मुझे दीवानगी में पता ही ना चला कि मैंने आस्तीन में सांप पा लिया है। वो उठकर खड़ा हो गया। तेजी से चलते हुए जीने की तरफ जाना चाहता था मगर पता चला वो जिस्मानी तौर पर भी कमजोर है। अभी तक बेहोशी का असर बाकी था। गुलाम ने उसे सहारा दिया। वह दोनों जीने पर चढ़ते हुए तहखाने से बाहर निकले। शार्पर ने गुलाम को स्टोर रूम से बाहर जाने के लिए कहा, फिर दीवार पर लगे हुए पंखे को उल्टा घुमाकर तहखाने के खला को पुर कर दिया। अपने बेडरूम में आकर बोला, मेरे लिए ताज़ा फल और गर्म दूध में ओवल्टीन मिलाकर लाओ। वो जाने लगा। शार्पर ने फिर मुखातिब किया, और सुनो, चुपचाप मालूम करो मोरीना कहाँ है और क्या कर रही है। वो चला गया। शार्पर ने जब से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था तब से पहली बार खुद को बेबस समझ रहा था। अगर ये इल्म बहाल रहता तो अभी ख्याल ख्वानी के जरिए मोरीना की चालों को समझ लेता। एक अंदेशा पैदा हुआ, कहीं मोरीना ने उसके दिमाग से टेलीपैथी के इल्म को वॉश आउट न किया हो। इस मशीन के जरिए इल्म को ख़त्म भी किया जा सकता था। वो परेशान होकर इधर से उधर टहलने लगा। तेजी से कभी इधर आ रहा था, कभी उधर जा रहा था। एक जगह बैठने से करार नहीं आ रहा था। फिर दिमाग ने समझाया ये इल्म वॉश आउट नहीं किया गया। गुलाम को दूसरे बिस्तर पर लिटाया गया था। इसका मतलब है वो मक्कार हसीना गुलाम बाकी पर मर मिटी है और मेरे दिमाग की तमाम सलाहियतें उसके दिमाग में मुंतकिल कर चुकी है। ये बातें समझ में आ रही थी मगर इन पर यकीन नहीं आ रहा था। भला मोरीना जैसी चालाक औरत किसी मर्द को चाहेगी तो उसे टेलीपैथी का इल्म कभी नहीं सिखाएगी। ये बात शार्पर की समझ में नहीं आ रही थी कि उसने उल्टा अमल किया होगा। गुलाम बाकी की गुलामाना सलाहियतें उसके दिमाग में मुंतकिल की होंगी। वो इस पहलू से नहीं सोच रहा था। गुलाम एक ट्रे में फल और ओवल्टीन मिला हुआ दूध का जग भर कर ले आया।
उसके सामने रखकर बोला, मैं अभी मालका के मुत्तल्लिक मालूम करके आता हूँ। वो आका के बेडरूम से निकलकर मालका के बेडरूम की तरफ आया, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वो पहले की तरह बिस्तर पर बड़ी बेतरतीबी से पड़ी हुई थी। गुलाम बाकी उसे देखते ही गहरी गहरी सांसें लेने लगा, उससे नजरें चुनाने लगा। वो बोली, इधर आओ। वो मुंह फेर कर बोला, मालका आपने मुझसे झूठ कहा था, मेरे आका बीमार नहीं है, उन्हें खून की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था जिसके तहत मैं उन्हें तहखाने में ले जाता। आपने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारा आका ये सवाल करेगा तो जवाब दूंगी। तुम्हारे लिए इतना ही समझ लेना काफ़ी है। मैं एक हसीन औरत हूँ और अपना जीवन साथी सिर्फ उसी शख्स को बनाऊंगी जिसे पसंद करूंगी, और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐ मालका, मैं एक अदना गुलाम हूँ, फिर भी इंसान हूँ। आपसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे आजमाइश में मुब्तला न करो। क्या तुम मेरे किसी हुक्म से इनकार करोगे? मैं जिस्मानी एतबार से एक अमरीकी बाशिंदे का गुलाम हूँ, लेकिन रूहानी एतबार से मुसलमान हूँ। मेरा आका कोई भी हो, मैं उससे दगा नहीं कर सकता। उसके एतबार को ठेस पहुंचाकर आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर सकता। वह गुस्से से बोली, यू शट अप। लोग मुझे देखने के लिए तरसते हैं और तुम मुझे देखना भी गवारा नहीं करते। मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। मैं अंधा होकर भी अपने आका का वफादार रहूंगा। मोरीना उसे घूर कर देखती रही, फिर बोली, मैं अभी मजबूर हूं। तुम्हारे दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए लॉक कर दिया गया है। तुम 7 दिन तक उसके जेर असर रहोगे, जिसमें से एक दिन गुजर चुका है। 6 दिन और गुजरने दो, फिर मैं तुम्हारे दिमाग पर हुकूमत करूंगी। आप दोनों बारी बारी तनवीमी अमल की बात करते हैं और ये बात मेरी समझ में नहीं आती। बहुत जल्द समझ जाओगे। वो आंख बंद करके शार्पर के पास पहुंच गई। उसे फल खाते और दूध पीते हुए देखने लगी, फिर मुस्कुराने लगी। उसे शरारत सूझ रही थी। वह शार्पर के दिमाग में थी। अचानक उसने एक गहरी सांस ली। शार्पर दूध का एक घोंट निकलने ही वाला था, अचानक ठुसका लगा। वह बेख्तियार खांसने लगा। दूध उसके मुंह और नाक से बाहर निकल रहा था और वह अपने सीने को सहलाते हुए खांसते खांसते झुक रहा था। वह हंसते हुए बोली, शार्पर, तुम ऐसे पुरस्कार और फौलादी इंसान हो जिसे सारी दुनिया तलाश कर रही है। तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मर मशीन की अनोखी ताकत है। इसके बावजूद मेरी ख्याल ख्वानी के आगे झुक रहे हो। चलो उठो और मेरे बेडरूम में आ जाओ। उसने आंखें खोल दी। गुलाम बाकी कमरे से जा रहा था। उसने कहा, रुक जाओ, मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है। आका मेरा इंतजार कर रहा है। उस सिंगार मेज की तरफ जाओ, फिर पलटकर दरवाजे की तरफ देखो। उसने हुक्म की तामील की। सिंगार मेज के पास पहुंच गया, फिर पलट कर देखा तो उसका आका दरवाजे पर नजर आ रहा था। मोरीना बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अपने एक हाथ शार्पर की तरफ बढ़ाया और पूछा, तुम मुझे किस तरह मुखातिब करोगे? शार्पर ने आगे बढ़कर उसके हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया, फिर उसके आगे एक घुटने को टेकते हुए कहा, मेरी मालका, जो अंदाज़े तखातब आपको पसंद हो मैं उसी तरह मुखातिब करूंगा। मुझे ये अंदाज पसंद है। उसने बड़े गुरूर से गर्दन उठाकर सीना तानकर गुलाम बाकी की तरफ देखा। वह शदीद हैरानी से अपने आका को देख रहा था और सोच रहा था, खुदावंद करीम ने औरत में कितनी कशिश भर दी है। गुलाम तो झुकते ही हैं, आका बनकर हुकूमत करने वाले भी झुक जाते हैं। शार्पर घुटने टेकने के बाद उसके हाथ को चूमना चाहता था। वह एक झटके से हाथ छुड़ाते हुए बोली, अपनी औकात में रहो। वह जल्दी से उठकर एक कदम पीछे चला गया। मोरीना ने कहा, तुमने अपने गुलाम को हुक्म दिया था ये मुझसे दूर रहा करे। आज तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें भी मुझसे दूर रहना चाहिए। वह सर झुकाए खड़ा रहा। वो बोली, गुलाम बाकी कह रहा था, अगर मैं इसकी आंखें फोड़ दूं तब भी अपने आका का वफादार रहेगा। तुम क्या कहते हो? अगर मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूं तो? शार्पर ने बदस्तूर सर झुकाकर कहा, मैं भी तुम्हारा वफादार रहूंगा। शाबाश। मेरा पहला हुक्म है, तुम मुझसे इजाजत लिए बगैर कभी ख्याल ख्वानी के जरिए मेरे दिमाग में नहीं आओगे। मैं आपके हुक्म पर अमल करूंगा। मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। अलमारी से नीले रंग का स्कर्ट, ब्लाउज और तौलिया निकाल कर ले आओ। वो कमरे से चली गई। उसके जाते ही शार्पर ने गुलाम को हुक्म दिया, अलमारी खोलो और नीले रंग का स्कर्ट और ब्लाउज निकालो। एक मोरीना का गुलाम था और दूसरा गुलाम का गुलाम था। उसने हुक्म की तामील की। वो दोनों उसका लिबास और तौलिया लेकर स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगे। पूल के करीब पहुंचकर शार्पर ने उसका लिबास गुलाम से ले लिया। क्योंकि उसे लाने का हुक्म दिया गया था, वो दोनों पूल के किनारे रुक गए। उसके साफ और शफाफ पानी में मोरीना तैर रही थी। पानी का रंग हल्का नीला था। उसमें वो चांदी की मछली की तरह इधर से उधर लपक रही थी, कभी उबरती कभी डूब जाती। वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वो गुलाम थे तो क्या हुआ, इंसान भी थे। उनके सीनों में दिल तेजी से धड़क रहे थे। अजीब बात थी, वो मर्द थे, शाहजोर थे, मगर कुछ भी ना थे। गुलाम बाकी तो बेपनाह जिस्मानी कुव्वत का मालिक था। वो मोरीना जैसी नाजुक अंदाम को एक मुट्ठी में निचोड़ सकता था, लेकिन उनमें से कोई इस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके अंदर गुलामी का जो जहर भरा हुआ था वो उसकी शाहजोरी को हलाक कर रहा था। वो एक तरफ से दूसरी तरफ तैर कर जाते हुए बोली, शार्पर, अपने गुलाम से कहो टेलीफोन ले आए। गुलाम बाकी हुक्म की तामील के लिए चला गया। वो शार्पर से बोली, तुम जानते हो मेरी एक छोटी बहन है।
हाँ, तुमने बताया था उसका नाम तनाना है। आज रात उसके दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल की जाएंगी। जो हुक्म मेरी मालका। क्या मैं कुछ मशवरे देने की जरूरत कर सकता हूँ? क्या कहना चाहते हो? इस इल्म को खिलौना ना बनाया जाए। क्या तुमने ये खिलौना अपनी छोटी बहन को खेलने के लिए नहीं दिया है? वो हम भाइयों की सबसे बड़ी हमाकत थी। अब मैं पछता रहा हूँ। मैं नहीं पछताऊंगी। अपनी बहन की हिफाजत के लिए इल्म उसे सिखाना चाहती हूँ। गुलाम बाकी टेलीफोन उठाकर ले आया, उसे पूल की सीढ़ी के पास रख दिया। शार्पर ने कहा, आज तुमने खाना तैयार नहीं किया है, बाहर से लंच ले आओ। मेरी मालका, तुम क्या खाना पसंद करोगी? वो हंसते हुए बोली, मैं इस कदर खुश हूं कि भूख खत्म हो गई है, जो मिलेगा खा लूंगी। वो गुलाम बाकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मुझे थाम लो। उसने हिचकिचाते हुए अपने आका की तरफ देखा। आका ने कहा, मेरी मालका का हुक्म है, तामील करो। उसने मोरीना का हाथ थाम लिया। वो बोली, मैं तुम्हें पूल में आकर अपने साथ तैरने के लिए कहूंगी, क्या इनकार कर सकोगे? गुलाम बाकी फिर हिचकिचाते हुए आका को देखने लगा। उसने कहा, तुम मेरी मालका के किसी हुक्म से इनकार नहीं करोगे? वसते हुए बोली, मैं इसे चाहती हूँ, लेकिन यह मुसलमान है, इसे करीब आने से पहले मेरा मजहब कबूल करना होगा। शार्पर ने कहा, यह मेरा गुलाम है, तुम्हारा मजहब कबूल कर लेगा। गुलाम बाकी ने उसके खूबसूरत हाथ को झटक दिया। यकबारगी उठकर बोला, मेरे आका, मैं मजबूर हूं, जान दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता। शार्पर ने गरज कर कहा, क्या बकवास करता है? तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे हुक्म से इनकार करे? आज तुझे क्या हो गया है? आज से पहले आपने कभी मेरे दीन और ईमान के खिलाफ कोई बात नहीं कही। मोरीना ने कहा, मेरे सामने ईमान कुफर में बदल जाता है। अगर तुम्हारे गुलाम ने इनकार किया तो मैं इसे सख्त सजा दूंगी। शार्पर ने कहा, गुलाम बाकी, मैं तुम्हें आखिरी बार हुक्म दे रहा हूं, मेरी मालका से कह दो तुम अपना मजहब छोड़ दोगे और हमारा मजहब इख्तियार करोगे। मैं ऐसा कहने से पहले अपनी जुबान जला डालूंगा। मोरीना ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकती थी। उसने शार्पर को हुक्म दिया, तुम्हारी ख्याल ख्वानी की सलाहियत बहाल हो गई हो तो इसे सजा दो। शार्पर ने ख्याल ख्वानी की परवाज की, कामयाब हुआ। इसके साथ ही गुलाम बाकी के दिमाग को शदीद झटका पहुंचा। उसके हलक से चीख निकल गई। वह अपना तवाजन कायम न रख सका। एकदम से आगे की तरफ झुकता हुआ पूल के पानी में गिर पड़ा। मोरीना कहके लगा रही थी। गुलाम बेइंतहा जिस्मानी कुव्वत का मालिक था, लिहाजा कुव्वत बर्दाश्त भी मजबूत थी। वो जल्दी संभल गया। अगर ना संभलता तो पूल में डूब जाता। वो तैरता हुआ किनारे की तरफ आया, फिर सीढ़ी पर चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। मोरीना ने शार्पर को इशारा किया। शार्पर ने घूरकर गुलाम बाकी को देखा, फिर उसके हलक से चीख निकल गई। वह फिर उलटकर पूल में पहुंच गया। हाथ पांव मारते हुए खुद को डूबने से बचाने लगा। वो कह के लगा रही थी और पूछ रही थी, क्या बार बार पूल में गिरना और डूबकर मरना गवारा है? वो खुद को संभालने में मसरूफ था। दिमाग के अंदर टीसें उठ रही थीं। वो कोई जवाब न दे सका। तैरता हुआ फिर किनारे वाली सीढ़ी की तरफ आया और ऊपर चढ़ने लगा। वो बोली, जाओ हमारे लिए लंच ले आओ, इसके बाद तुमसे निमट लूंगी। तुम जहां जाओगे वहां ज़हनी अजियतें बर्दाश्त करते रहोगे। एक वक्त आएगा कि तुम्हारी बर्दाश्त की कुव्वत कमज़ोर पड़ जाएगी। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि औरत के सामने ईमान कमज़ोर पड़ जाता है तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगी। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए और तकलीफ बर्दाश्त करता हुआ जा रहा था। उसके जाने के बाद मोरीना ने किनारे आकर सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर बैठकर फ़ोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए। फिर राब्ता कायम होते ही चहक कर बोली, हेलो तनाना, मेरी बहन मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से बहन ने पूछा, ओ मोरीना, तुम कहाँ हो? कभी कभी फ़ोन पर आवाज़ सुनाती हो फिर गायब हो जाती हो। मैं तुम्हें भी गायब करने वाली हूँ। जहाँ कह रही हूँ वहाँ चली आओ। एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। इतना बड़ा सरप्राइज़ आज तक किसी ने किसी को ना दिया होगा। बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। बिल्कुल नहीं, तुम सीधी यहाँ चली आओ। मगर कहाँ हूँ? तुम घर से निकलो, कार में बैठो, खुद ब खुद यहाँ पहुँच जाओगी। तनाना हंसते हुए बोली, क्या तुमने जादू सीख लिया है? कुछ ऐसी ही बात है। फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती, लिहाजा जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। फ़ौरन चली आओ, अभी आ रही हूँ। दोनों बहनों के दरमियान राब्ता खत्म हो गया। शार्पर एक तौलिया लिए मोरीना के पीछे दस्त बस्ता खड़ा था और कह रहा था, ये मुझ पर जुल्म है, मैं गुलाम की तरह तुम्हारी हर बात मानता हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, पहले जैसी सरकशी नहीं रही। बार बार ख्याल आता है तुमने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए शायद गुलाम बाकी की गुलामाना आदतों को मेरे अंदर मुंतकिल कर दिया है। मैंने जो भी किया है अपनी भलाई के लिए किया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा गुलाम हूं, बस मेरी आरजू पूरी कर दो, मेरी बन जाओ। जो मजबूर होगी वो तुम्हारी बनेगी। हमारी दुनिया में यही होता है। औरत अगर दौलत से मजबूर है तो वो दौलतमंद को पसंद करती है। किसी फनकार से मजबूर है तो किसी फनकार को कबूल करती है। किसी पहलवान से मुतासिर है तो उसे सब पर तरजीह देती है। मैं क्या करूं? ये कमबख्त दिल उस काले कलूटे गुलाम बाकी के लिए धड़कता है। वो पहाड़ है, पहाड़ जिसे तराश कर इंसान बना दिया गया है। मैं हसद और रकाबत की आग में जल रहा हूं। जलते रहो और मेरी तमन्ना करते रहो। आज तुम्हारी बहन तनाना के दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल की जाएंगी। प्लीज़ इसके बाद मुझे उस ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारो
और इन गुलामाना आदतों को मेरे दिमाग से निकाल डालो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो हंसते हुए बोली, तुम इतने बड़े टेलीपैथी जानने वाले हो, सारी दुनिया को चक्कर दे रहे हो, मजीद ये कि उस अजीबोगरीब मशीन के मालिक हो और मेरी खुशामद कर रहे हो। मैं मजबूर हूं। उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए किसी भी काबिल एतमाद साथी की ज़रूरत होती है। मैं तुम पर या गुलाम पर एतमाद कर सकता हूं, फिलहाल गुलाम बाकी मेरे लिए नाकारा है। हम दोनों ही तुम्हारे गुलाम बने हुए हैं, तुम ही मुझे इस गुलामी से निजात दिला सकती हो। प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब ना करो। मुझे ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपनी बहन के दिमाग में रहना है और उसे यहाँ लाना है। वो उठकर अपना लिबास लेकर वहाँ से चलती हुई बेडरूम में आ गई। फिर लिबास पहनने के दौरान ख्याल ख्वानी करती हुई बहन के दिमाग में पहुंच गई। तनाना कार ड्राइव करते हुए सोच रही थी, पता नहीं किधर जाना होगा। आखिर मोरीना ने अपना एड्रेस क्यों नहीं बताया? शायद वो छुपकर देख रही है और अचानक सामने आकर सरप्राइज देना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं भी ड्राइव करती जाऊंगी, देखती हूँ वो मुझे कहाँ मिलती है। वो सोच में गुम हो गई। खुद का होश नहीं रहा कि किस तरह ड्राइव कर रही है और कहाँ जा रही है। जब कार रुक गई तब होश आया। दूसरे लफ्जों में मोरीना ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो खुद को एक कोठी के पोर्च में देख रही थी और उसकी बहन मोरीना कार का दरवाज़ा खोलते हुए कह रही थी, कम ऑन माय डार्लिंग सिस्टर। वह हैरान और परेशान होकर देख रही थी। बहन ने उसका हाथ पकड़कर कार के बाहर खींचा, फिर उसे चूमते हुए बोली, ये टेलीपैथी है। तुम्हें होश भी ना रहा और तुम यहाँ चली आई। जानती हो, मैं ख्याल ख्वानी कर सकती हूँ, किसी के भी दिमाग में पहुँच सकती हूँ। तनाना उसे बेयकीनी से देख रही थी। मोरीना ने हल्की सी चपत मारते हुए कहा, मैं जो कहूँ उस पर यकीन करती जाओ, मेरी बातें अच्छी तरह सुनती और समझती जाओ। शार पर उनसे दूर खड़ा दोनों को देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे का जवाब थी। चूंकि तनाना की उम्र जरा कम थी इसलिए वो फितना थी और मोरीना की आमद। दोनों के हुस्न जमाल में 19-20 का फर्क था। वो उन्हें देखते ही 19 और 20 के बाद की गिनती भूल चुका था। दोनों बहनें कोठी के अंदर आईं। मोरीना ने बहन का तारुफ शार पर से कराया। वो दो टेलीपैथी जानने वालों को देखकर हैरान हो रही थी। मोरीना ने कहा, तुम्हें इस तरह कभी यकीन नहीं आएगा। मैं अभी सबूत देती हूँ, तुम इरादा कर लो कि उस सोफे पर जाकर नहीं बैठोगी और मैं तुम्हें बैठने पर मजबूर कर दूंगी। तनाना ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई काम कैसे करा सकती हो? तुम इरादा तो करो। चलो, मैंने इरादा कर लिया। मैं उस सोफे पर जाकर बैठने की बजाय तुम्हारे पीछे आकर खड़ी हो जाती हूँ। वो आगे बढ़ती हुई बहन के पीछे आई, मगर वहां से घूमती हुई उसी सोफे पर जाकर बैठ गई। मोरीना ने उसके दिमाग को बड़ी हद तक आज़ाद रखा था। वो समझती जा रही थी कि बेख्तियार उस सोफे पर आकर बैठ गई है। मोरीना ने कहा, अब तुम अपने दाएं हाथ की उंगली से नाक खुजाओगी। तनाना ने नागवारी से कहा, वो सिस्टर, ये बड़ी गंदी आदत है, मैं नाक नहीं खुजाऊंगी। दूसरे लम्हे वो बेख्तियार ऐसा करने लगी। हैरानी से बहन को तकने लगी, फिर यकबारगी उछल कर खड़ी हुई और दौड़ती हुई आकर बहन के गले लग गई। ओह, इट इज़ वंडरफुल। तुम तो दुनिया की अजीबोगरीब और नाकाबिले शिकस्त औरत बन गई हो। क्या तुम मुझे ऐसा बना सकती हो? मेरी जान, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। आओ मेरे बेडरूम में चलो। वो उसे बेडरूम में ले आई। फिर तीनों फाइलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह फरहाद, रसवंती और सोनिया की फाइलें हैं, इन्हें गौर से पढ़ो। वो खुश होकर बोली, क्या यह फरहाद और उसकी साथी औरतों की हिस्ट्री है? हाँ, उनका तफसीली रिकॉर्ड है। तुम्हें इनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए, खसूसन सोनिया की फाइल को गौर से पढ़ने की कोशिश करना। मैं बाद में इस पर बहस करूंगी। तनाना एक मेज़ के पास जाकर बैठ गई। सबसे पहले मेरे नाम की फाइल निकाली और उसे खोलकर तस्वीर देखने लगी। मोरीना वहां से ड्राइंग रूम में आ गई और शारपा से बोली, ये गुलाम बाकी कहाँ रह गया है? अब तक लंच लेकर नहीं आया। आता ही होगा। तुमने उसके दिमाग को लॉक करा दिया। मैं उसकी खबर नहीं ले सकती, तुम तो मालूम कर सकते हो। शारपर दूसरे लम्हे ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ गुलाम बाकी के पास पहुंचा, फिर वापस आकर बोला, वो तो अस्पताल के एक बेड पर पड़ा है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। मोरीना ने हंसते हुए कहा, उसे 2 बार दिमागी झटके पहुंचे हैं तो दिमाग ही उलट गया है, शहजोरी धरी की धरी रह गई है। किसी गाड़ी से जाकर टकरा गया। अब क्या ख्याल है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? जरा इंतजार करो, मैं खुद ले आता हूं। वो जाने लगा। मोरीना ने कहा, जरा 1 मिनट। वो रुक गया। वो बोली, तुम्हें याद है मैंने बगैर इजाजत अपने दिमाग में आने से मना किया है। आपका हुक्म सार आंखों पर, यह मुझे हमेशा याद रहेगा। और एक बात याद रखो, मेरी बहन तनाना के दिमाग में भी उसकी इजाजत के बगैर कभी ना जाना। मेरी हसीन मालका, मैं तुम्हारे हुक्म से कभी इनकार नहीं करूंगा। वो कोठी से बाहर आया, कार की स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर उसे स्टार्ट करते हुए कहीं से लंच लाने के लिए चल पड़ा। वो दोनों बहनों के ख्यालात पढ़ना चाहता था। सोच रहा था ना जाने उसके खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, लेकिन दिमाग में गुलामी के जरासीम काफ़ी तादाद में खुलबुला रहे थे। मोरीना का कोई भी हुक्म, ख्वाह उसके खिलाफ क्यों ना हो, उस पर अमल करना वो अपना फ़र्ज और ईमान समझने लगा था। वो मोरीना के साथ लंच करने के बाद अपने बेडरूम में आ गया, फिर आराम से बैठकर ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ दूसरे मसाइल में उलझता चला गया। ये वो वक्त था जब पारस जख्मी होकर इस्तांबुल के अस्पताल में पहुंच गया था। जो उसके बिस्तर के पास थी। सोनिया और आमना उन बच्चों के सामने ढाल बनी हुई थी।
और इसराइली खुफिया तंजीम के मुसल्लह अफराद उस अस्पताल का मुहासरा कर रहे थे। शारपर के सामने दो अहम मसाइल थे। एक तो वो अपनी बहन जोजो को वहां से निकालना चाहता था, दूसरे हर हाल में पारस को हासिल करके उसे यरगमाल बना के उसके टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप को कमज़ोर बनाना चाहता था। वह तकरीबन 3 घंटे तक इस मसले में उलझा रहा। उसे अपना होश नहीं था कि वो कहाँ पर है, किस हाल में और किस तरह उसकी ट्रांसफार्मर मशीन खतरे में पड़ गई है। मोरीना की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो पूछ रही थी आखिर ये गुलाम बाकी कहाँ मर गया, क्या उसकी खबर नहीं लोगे? वह चौंक कर बोला, मैं अभी मालूम करता हूँ। उसने गुलाम बाकी के दिमाग पर दस्तक दी लेकिन उसे जगह नहीं मिली। उसने हैरान होकर सोचा, फिर दोबारा उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की, उसे फिर नाकामी हुई। उसने कहा, मोरीना मैं उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता। क्या कह रहे हो? तुमने तनवीमी अमल के जरिए मेरे वहां जाने का रास्ता रोका था, क्या अब तुम्हारा भी रास्ता रुक रहा है? मगर यह कैसे हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वक्त ज़ाया क्यों करते हो? इस बात को समझने के लिए तनवीमी अमल करने वाले के पास पहुंचो और उससे पूछो कि यह मामला क्या है। शारपर ने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज की, लेकिन दूसरे लम्हे दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मोरीना ने पूछा, क्या हुआ? मैं हैरान हूं, डॉन फ्रेजर योगा का माहिर नहीं था। मैं उससे तनवीमी अमल का काम लिया करता था, लेकिन अब उसके दिमाग में भी जगह नहीं मिल रही। इसका मतलब है हमारे खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जा रहा है। हमें मोहतात रहना चाहिए। वो परेशान होकर बोला, सबसे पहली एहतियाती तदबीर यही हो सकती है कि हम ट्रांसफार्मर मशीन को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दें। मोरीना घड़ी देखते हुए बोली, ये काम 1 घंटे बाद भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले तनाना के दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल कराएंगे, इसके बाद ट्रांसफार्मर मशीन कहीं ले जाएंगे। वो इतराज करते हुए बोला, लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल न कर सका। मोरीना ने घूरकर उसे देखा, फिर कहा, यह मेरा हुक्म है। वो बेबसी से गहरी सांस लेकर बोला, सरे तस्लीम खम है जो मजाजी यार में आए। गुलाम बाकी को मामूली चोटें आई थीं। वो आधे घंटे तक अस्पताल के बेड पर पड़ा रहा। मरहम पट्टी हो चुकी थी। वह अस्पताल से जाना चाहता था। उसी वक्त तनवीमी अमल करने वाला डॉन फ्रेजर दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, गुलाम कहाँ जा रहे हो? आका मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं लंच लाने के लिए बाहर निकला था कि हादसे का शिकार हो गया। तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारे आका ने हुक्म दिया है तुम पर एक और अमल किया जाए। मैं आका से पूछकर तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं फ़ोन पर बात करा दूंगा। वह अस्पताल के काउंटर पर आया। डॉन फ्रेजर ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाए, फिर कहा, हेलो मिस्टर कॉर्नील, गुलाम मेरे साथ जाने के लिए आपसे इजाज़त तलब कर रहे हैं। उसने रिसीवर गुलाम को दे दिया। गुलाम ने रिसीवर कान से लगाते हुए सुना। दूसरी तरफ से आका की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, डॉन फ्रेजर के साथ चले जाओ और इसके हुक्म की तामील करो। जो हुक्म आका। वह रिसीवर रखकर फ्रेजर की कार में आ गया। वो कार तकरीबन 20 मिनट तक वहां की शाहराहों और छोटी बड़ी गलियों से गुजरती रही, फिर एक महलनुमा कोठी के पोर्च में आकर रुक गई। गुलाम ने पूछा, मिस्टर फ्रेजर, ये तुम्हारी रिहाइश का तो नहीं है? यहाँ मेरे उस्ताद ग्रामी रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा। वो अंदर आए। कोठी बहुत ही शानदार थी। बड़े बड़े कमरे थे। एक खाली कमरे में बिस्तर बिछा हुआ था। डॉन फ्रेजर के हुक्म के मुताबिक गुलाम उस पर लेट गया। अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए, दिमाग को फ्रेजर के हवाले कर दिया। फ्रेजर अपने मखसूस अंदाज में उस पर अमल करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो ट्रांस में आ गया। फ्रेजर ने पूछा, क्या अस्पताल में तुमने अपने आका को दिमाग में बोलते सुना था? मैंने नहीं सुना था। अब से 24 घंटे पहले जब मैंने तुम पर तनवीमी अमल किया तो तुम्हारे दिमाग में एक और गिरहा लगा दी थी। उसका इल्म तुम्हारे आका मिस्टर कॉर्नील को नहीं है। उस गिरहा के मुताबिक 24 घंटे के बाद तुम्हारा ये दिमाग अपने आका के लिए भी पराया हो चुका है, यानी इस कदर लॉक हो चुका है कि वो तुमसे राब्ता कायम नहीं कर सकेगा। गुलाम बाकी चारों शाने चित पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसके कान दूसरी आवाज़ों को नहीं सुन रहे थे। वह सिर्फ अपने आमिल की आवाज़ सुन रहा था और उसकी बातें समझ रहा था और उसकी बातों का जवाब दे रहा था। डॉन फ्रेजर ने कहा, तुम पर पहला अमल मैंने किया था, अब दूसरे अमल के लिए पहले अमल को बातिल कर रहा हूं। तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम पहले अमल से आज़ाद रहोगे। गुलाम बाकी ने बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा, मैं पहले अमल से आज़ाद रहूंगा। मौजूदा अमल के मुताबिक तुम्हारा दिमाग इसी तरह मुकफ्फल रहेगा। तुम 1 हफ्ते तक किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लिया करोगे। उसने वादा किया वो ऐसा ही करेगा। डॉन फ्रेजर ने कहा, मैं हुक्म देता हूं, आज से 1 हफ्ते तक तुम अपने आका मिस्टर कॉर्नील यानी शारपर की गुलामी भूल जाओगे। उसे अपना आका तस्लीम नहीं करोगे। मैं आइंदा 1 हफ्ते तक मिस्टर कॉर्नील यानी शारपर को अपना आका तस्लीम नहीं करूंगा और ना ही उसके किसी हुक्म की तामील करूंगा। मौजूदा तनवीमी अमल का असर कायम रहने तक तुम मेरे गुलाम रहोगे, मेरे हर हुक्म की तामील करोगे। गुलाम बाकी ने वादा किया, तनवीमी अमल का असर कायम रहने तक मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। बेदार होने के बाद तनवीमी अमल को भूल जाओगे। वो सो गया। 1 घंटे बाद बेदार हुआ।
पलंग के सराहने एक बड़े से जग में दूध और ट्रे में कई तरह के फल रखे हुए थे। वह पिछली रात से भूखा था। फल खाने और दूध पीने लगा। डॉन फ्रेजर ने आकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम एक वक्त में कितनी खुराक खा सकते हो? मैं 5 आदमियों की खुराक तन्हा खा सकता हूं। क्या तुम मेरे गुरु घंटाल यानी उस्ताद ग्रामी से मिलोगे? गुलाम बाकी ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। डॉन फ्रेजर ने कहा, मेरे साथ चलो। वो साथ हो गया। वो कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंचे। वहां 2 अदद कद्यावर बकरे नजर आए। डॉन फ्रेजर ने कहा, यह मेरे गुरु घंटाल का डाइनिंग हॉल है, वो यहाँ खाना खाया करती हैं। उसकी बात खत्म होते एक भयानक कहका सुनाई दिया। गुलाम बाकी ने चौंक कर चारों तरफ घूमते हुए देखा। हॉल में कहका गूंज रहा था। फिर एक दरवाजा खुला। 6.5 फुट ऊंची चट्टान की तरह कोई शख्स नजर आया। सर के बाल शानों तक बढ़े हुए थे। आंखें बड़ी बड़ी सुरख अंगारा जैसी थीं। वो आंखें फाड़कर देखता तो यूं लगता जैसे 2 सुरख अलाव रोशन हो गई हैं। गुलाम बाकी ने महसूस किया वो उसकी आंखों में ज्यादा देर नहीं देख सकेगा। देखेगा तो सर थाम कर बैठ जाएगा या उसकी तरफ खिंचता चला जाएगा। वो हाथी की तरह झूमता हुआ हॉल में दाखिल हुआ। उसका सीना चट्टान की तरह फैला हुआ था। बाजू इतने मजबूत और लंबे थे कि बेयक वक्त 4 आदमियों को दोनों बाजू में समेट कर दबोच सकता था। उसने गुलाम बाकी को देखकर कहका लगाया। फिर डॉन फ्रेजर से पूछा, क्या तुम इसे मेरी खुराक दिखाने लाए हो? गुरुदेव, ये गुलाम अब मेरा गुलाम है, यूं समझ लिया आपका गुलाम है। उसने फिर कहका लगाया। उस हॉल की 4 दीवारी में उसका कहका बादलों की तरह गरज रहा था। फिर उसने कहा, देखो गुलाम बाकी, देखो मैं क्या हूं। उसने अपने फर्श के नीचे पुख्ता फर्श को देखा। उस फर्श को एक पांव से सहलाया। फिर दोनों हाथ बुलंद करके एक अजीब तरह का वहशतनाक नारा लगाते हुए अपने पांव को उठाकर फर्श पर मारा। इसके साथ ही वह पुख्ता और मजबूत फर्श अंदर की तरफ धंस गया। पांव के आसपास की सीमेंट तिरक गई थी। वो कह के लगाते हुए आगे बढ़ा। वाकई हाथी की तरह झूम रहा था। गुलाम बाकी बड़े गौर से उसके कदमों को देख रहा था। यूं लग रहा था जहां उसके कदम पड़ेंगे वहां की जमीन धंस जाएगी, लेकिन वह आराम से चल रहा था और एक हाथ बढ़ाकर एक बकरे से कह रहा था, आ जा मेरी खुराक, आ भी जा। बकरा उससे दूर जाने लगा। फिर अपने पीछे आने वाले से बचने की खातिर दौड़ने लगा। अचानक उस गुरु घंटाल ने जोर का एक दहशतनाक नारा लगाया। फिर यकबारगी फिजा में छलांग लगाई। जब फर्श पर पहुंचा तो बकरा उसके एक बाजू के शिकंजे में आ गया और जहां वह छलांग लगाने के बाद गिरा था वहां का पुख्ता फर्श भी तिड़क गया। गुलाम बाकी उसकी दरिंदगी देख रहा था। उसने बकरे को दबोचने के बाद उसकी गर्दन से अपना मुंह लगा दिया और फिर एक झटके से सर उठाया तो उसके बड़े बड़े दांतों के दरमियान बकरे की गर्दन का गोश्त, खाल और नरखरा दिखाई दिया। उसने उन सबको एक तरफ थूक कर कटे हुए नरखरे से मुंह लगा दिया। फिर खून पीने लगा। वो कद्यावर पहाड़ी बकरा आखिरी बार शिद्दत से तड़प रहा था, लेकिन उस दरिंदे की गिरफ्त से निकल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक खून पीने के बाद उसने बकरे की दोनों टांगों को 2 मुट्ठियों में जकड़ लिया। फिर एक झटके से उन्हें चीर डाला। यह कुव्वते बाजू का हैरत अंगेज मुजाहिरा था। टांगे चीरते ही बकरे के अंदर से आलूदगी, खून और हड्डियां बाहर आकर कुछ उस पर और कुछ फर्श पर गिरने लगी। खून पीने के बाद जैसे उस पर खून सवार हो गया था। उसे गलाजत का एक जरा एहसास नहीं था। वह बकरे के पेट में मुंह डालकर दांतों से बोटियां नोच नोच कर कच्ची चबाए जा रहा था। दूसरा बकरा चिल्ला रहा था, इधर से उधर भाग रहा था। उस हॉल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। अचानक गुरु घंटाल अपनी जगह से उठ गया। फिर उसने दौड़ते हुए एक छलांग लगाई, फिजा में उछलता हुआ गया और देखते ही देखते दूसरे को भी दबोच लिया। उसके साथ भी वही सलूक हो रहा था। उसके नरखरे को दांतों से काटने के बाद उसका लहू पी रहा था, उसकी टांगे चीर रहा था, उसके पेट में मुंह डालकर कच्चा गोश्त चबा रहा था। अब उसके हलक से दरिंदों जैसी गुर्राहट निकल रही थी। कभी कभी वो सर को झटक कर जोर से गरजता और इस तरह डकार लेता जैसे दरिंदा मजीद खुराक तलब कर रहा हो। फिर वो गुलाम बाकी की तरफ देखकर हंसने लगा, कहने लगा, अरे क्या देखता है रे, मेरा गुरु शैतान का पुजारी था, मैं काली माता का पुजारी हूं। मैं काला इलम भी जानता हूं और तनवीमी अमल भी। आज मैंने काले इलम से मालूम किया है। वो ट्रांसफार्मर मशीन मेरे हाथ आएगी और आज रात आएगी। इस कदर खून पीने और कच्चा गोश्त खाने के बायस दिमाग में गर्मी पैदा हो रही थी। वो अंदर ही अंदर उबल रहा था, जुनून में मुब्तला हो रहा था। डॉन फ्रेजर गुलाम बाकी का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर ले आया, दरवाजे को बंद कर दिया। फिर वो दोनों खिड़की के पास आकर देखने लगे। गुलाम बाकी हैरानी से सोच रहा था, ये गुरु घंटाल कौन है? मैं बुज़दिल तो नहीं हूं, वक्त आने पर इससे टकरा सकता हूं, लेकिन इसकी जिस्मानी कुव्वत दूसरों को दहशत ज़दा कर देती होगी और इसके खाने का कोई इंसानी तरीका है। ऐसा तो सिर्फ जंगल के दरिंदे ही शिकार को चीरते फाड़ते और उसका लहू पीते और गोश्त चबाती हैं। फिर ये काले इलम जानता है, हिप्नोटिज्म का माहिर है, आखिर ये कौन है? हॉल में अब दोनों बकरों की हड्डियां और खाल नजर आ रही थी।
गुरु घंटाल सारे का सारा गोश्त खा चुका था, अब उछलकर खड़ा हो गया था। दौड़ते हुए जाकर कभी इस दीवार से कभी उस दीवार से टकरा रहा था। साथ ही इस तरह गरज रहा था जैसे दीवार तोड़कर निकलेगा और सामने आने वाले को भी चीर फाड़ कर कच्चा चबा देगा। हॉल में आने जाने का दरवाजा लोहे का बना हुआ था, अगर लकड़ी का होता तो एक ही टक्कर में उसे तोड़कर बाहर चला जाता। डॉन फ्रेजर बड़े फखर से अपने गुरु घंटाल को देख रहा था और कह रहा था, ये बड़े बड़े पुरस्कार और हैबतनाक अलूम जानता है, सिर्फ टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के लिए बरसों से बेचैन था। आज ये हसरत भी पूरी हो जाएगी, वो मशीन हमारे पास आ जाएगी। मगर ये तो जुनूनी दरिंदा बन गया है, मशीन कैसे हासिल करेगा? यह भी शांत हो जाएगा। थोड़ी देर तक जुनून में मुब्तला रहने के बाद अचानक जमीन पर गिरेगा और गहरी नींद सो जाएगा। बेदार होने के बाद यह हमें प्लानिंग बताएगा कि मशीन तक कैसे पहुंच सकती हैं। ये मैं नहीं जानता कि मशीन कैसे हासिल होगी, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं, मेरे गुरु घंटाल का नाम बहराम गंगोली है और बहराम गंगोली ने आज तक नाकामी का मुंह नहीं देखा। बस चंद घंटे की बात है, आज रात वह मशीन जब हमारे हाथ आएगी तो दुनिया की खतरनाक तंजीमें और बड़ी बड़ी ताकतें मेरे गुरु घंटाल के कदमों में होंगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।